डिफरेंस देखा कि एक में जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं एक में स्टिक टाइपिंग चेकिंग होती है, एक में जो है वो नॉर्मल चेकिंग होती है। तो हमने थोड़ा-सा इस कॉन्सेप्ट को अ, डिफरेंट वे में देखा कि एक में टाइप कन्वर्जन होती है, एक में टाइप कन्वर्जन नहीं होती, यानी कि डबल इक्वल टू में टाइप कन्वर्जन होती है और जो ट्रिपल इक्वल टू है उसमें टाइप कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद जो हमने देखा कि डिफरेंस क्या होता है नल एंड अनडिफाइंड के अंदर। इधर हमें कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि जो नल होता है उसकी टाइप दो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। फिर वो चेंज हो जाता है, सो उसका हमने आंसर दिया था कि असल में तो ये एक एक्सेप्शन है जावास्क्रिप्ट की, एक लेगेसीज का एक इशू है, एरर है। बट हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसीडर कर लिए कि नल असल में क्या होता है, अ, जो एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कहा था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो जरा स्ट्रीमलाइन रहे। अच्छा, उसके बाद जो हमने देखा कि फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा जो फंक्शन हमने क्रिएट करना है उसके अंदर जो एक सिंपल फंक्शन होता है और एक एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देखा। फिर लास्ट जो चीज़ हमने पढ़ी वो पढ़ी थी टेम्पलेट लिटरल के बारे में, ठीक है। कि टेम्पलेट लिटरल क्या होते हैं, किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, अ, और क्या क्या फ़ायदा होता है इसका। प्राइमरीली कि कितनी हमें जो है वो चीज़ें जो हम डिफरेंट वेज में करते थे, जस्ट लाइक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जिसमें हम क्या करते थे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग एस है, उसको मैंने मेरे पास एक स्ट्रिंग जो है वो वाई है, मैंने दोनों को ऐड करना है या दोनों को आपस में मिलाना, तो मुझे लिखना पड़ता था एस प्लस वाई। सो इसके लिए हम टेम्पलेट लिटरली इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम डॉलर साइन लगा के ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके अंदर हम अपना वो मतलब यहाँ पर मैं एस लिख दूंगा, इस तरह से डॉलर साइन लगा के आगे वाई लिख दूंगा। सो इस तरह से जो हमने ना वो चीज़ें कुछ पढ़ी थी, ठीक है। ये हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो मतलब ये वाला हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मीडियम, एक्सपर्ट एंड देन एडवांस। तो आज हम ज़रा स्पीड से करेंगे चीज़ों को। किसी ने हैंड रेस किया है, अहमद शेख। जी अहमद हसन, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ना फर्स्ट सेशन है डेव वीकेंड्स के साथ, और जो भी कम्युनिटी बनी है ना, मैं बेसिकली स्पिरिट यूनिवर्सिटी से ना अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ओके। और लाहौर में जॉब भी कर रहा हूँ एज अ शॉपिफाई और तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जो अभी, क्योंकि आई थिंक आप लोग वीकेंड पे पढ़ाते हैं या डे बेसिस पे, क्या किसी सेशन पे है ना, और दूसरी ये कि मैं ना जावा अहमद हसन, आपकी आवाज जो ऐसा ऐसा ना वो दूर जाती जा रही है। आई डोंट नो, आप माइक से दूर जा रहे हो, माइक आपसे दूर जा रहा है, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे अब हो। आ रही है आवाज? अब सही आवाज आ रही है? हाँ अब सही आ रही है। अच्छा, इसमें मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आप जावास्क्रिप्ट करवा रहे हैं, तो ये सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन है या उसमें कोई प्रॉपर सीरीज भी है? ऐसा क्या सीन है इसमें? अच्छा, अहमद, हमारे यहाँ डिफरेंट ड्राइव्स चलती हैं करंटली। जो ड्राइव है इसका जो नाम है जो कम्युनिटी ने दिया है इसको हम एक्सेलरेटर प्रोग्राम कह रहे हैं, जिसमें हम ठीक है। ये पूरी ड्राइव चली गए थे कि 1 डेढ़ महीना। अ, ठीक है। और उसमें जो हम इसको प्राइमरीली नाम दे रहे हैं एक्सेलरेटर प्रोग्राम। आई थिंक मोइज आ गया है। मोइज आपको ना इसको एक्सप्लेन करेगा, मैं 2 मिनट दूंगा मोइज को। मोइज सर एक्सप्लेन ठीक। करना हमारा जो है ना वो, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मोइज आपको एक्सप्लेन कर देता है, फिर हम आगे चलते हैं प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए हैं। एक्सेलरेटर प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, 2 3 डिफरेंट चीज़ें साइड बाय साइड लेके चल रहे हैं। एक, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के ऑलरेडी स्किल्स हैं
रिएक्ट के अंदर, नेक्स्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, डॉट नेट के अंदर, ऊप के अंदर। सो उनको थोड़ा सा पॉलिश करके और फिर इंटरव्यूज के अकॉर्डिंगली उनको रेडी करके फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एक जर्नल प्रिपरेशन का सेशन ऑलरेडी हो चुका है निशांत भाई का, वो यूट्यूब के ऊपर भी पड़ा हुआ आपको वहां से मिल जाएगा। अभी स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट का है, इस तरह से बाकी जो डिफरेंट चीज़ों के ना, तो वो डिफरेंट मेंटोर्स होंगे, उनके सेशन आ जाएंगे, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो इसका अभी तक प्राइमरी पर्पस यही है। जहाँ तक बात रह गई कि अगर आपने मतलब बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, सो उसके डिफरेंट वेज हैं। हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, हमारे डिफरेंट जो है उसके लिए ग्रुप्स बने हुए हैं मेंटोरशिप के। उसके अंदर रिसोर्सेज, गाइडलाइन, मेंटोर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, पास वहाँ पर डिसाइडेड हैं। सो आप उनको देख सकते हो। बाकी वही आप जरा एक्सप्लेन कर दो इसका। वेरी गुड, ये आपने बता दिया कि अभी अच्छा, जो जो आपका डेफिनेटली। यूट्यूब चैनल है ना, जी जी। यूट्यूब चैनल है, उस पे सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जो आपके सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जी वो सारे उधर पड़े हुए हैं। चलिए, मैं वो जरूर चेक करता हूँ यूट्यूब ठीक आपका। है, वही 2 मिनट लगाओगे, 2 से 3 मिनट एक्सप्लेन कर दोगे कि इनका एक क्वेश्चन है, आई थिंक शायद इन्होंने भी ज्वाइन किया इसलिए इनको आइडिया नहीं है। इन्होंने पूछा है कि क्या सिर्फ वीकेंड्स पे सेशंस होते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा गाइड किया कि नहीं, मतलब वीकेंड्स तो नहीं है, नाम है वीकेंड्स, बट डिफरेंट डेज में डिफरेंट सेशन हो रहे हैं। अब 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दोगे जो करंट सिनेरियो चल रहा है और जो अपकमिंग प्लान्स हैं। जी भाई, मैं बता देता हूँ। बेसिकली आपने जो एक्सेलेटर प्रोग्राम है उसका तो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिए। ओवरऑल डेव वीकेंड्स में हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ हमारी हैं। अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो ये डेव वीकेंड्स का लिंक ट्री आपने सेंड कर दिए। आप रिस्पेक्टिव ग्रुप में स्टार्ट ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, तो आपको रोड मैप वगैरह मिल जाएगा। और अभी ये जो हमारी स्पेसिफिक सीरीज है, मैंने उसका जो पिछले सारे सेशंस हैं उनका लिंक, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने शेयर कर दिया। इसका जो कोर पॉइंट है वो ये है कि वी हैव सीन स्टूडेंट्स और वो लोग जिन्होंने टेक वगैरह सीख लिया हुआ है लेकिन वो मार्केट के लिए रेडी नहीं है। सो दे आर वन स्टेप अवे फ्रॉम देयर क्रैकिंग देयर जॉब। तो उसका मेन पर्पज़ ये, हमारी इस सीरीज़ का मेन पर्पज़ ही है कि जिन लोगों ने अपना स्पेसिफिकली हम मांड के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने मांड कंप्लीट कर ली है, उनको वो वाली चीज़ें जो मार्केट में लाइक ज़रूरी है, नीड है, और उसके बाद फिर ये इंटरव्यू प्रिपरेशन वाली सीरीज, ताकि जॉब रेडी हो सके और जॉब्स को क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच मोइस। अच्छा, बस मैं लास्ट चीज इसमें ऐड कर दूं, ये जो चीज़ है ना कि अब मोइस ने बताया कि हम मन को फोकस कर रहे हैं। सो जैसा मैंने पहले बताया और जैसे मोइस ने भी बताया, इसको अपनी कंफ्यूज नहीं करना। फिलहाल एट द टाइम बीइंग जो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इसमें हम मन को फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारे मेंटोरशिप ग्रुप, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट टाइम जोन के अंदर वो चलते रहते हैं और चल रहे हैं। जिसमें लीड कोड का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है और बहुत सारे लोगों के उधर प्रोफाइल्स हैं, ऊप है, डीएसए है, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी प्राइमरीली जो 1 डेढ़ महीने का या 2 महीने का जो प्लान है ना, वो है सिर्फ मंस्टैक से रिलेटेड। तो इसीलिए हम इसके ऊपर फुली फोकस कर रहे हैं। बट अगर कोई और फील्ड में है तो वो उधर भी देख सकता है। अच्छा, सो हम अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। हमारे जो मीडियम क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। वालेकुम सो सर। जी जी। सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया। तो मैं सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि मर्न स्टैक जो है, इसको सीखने में कब कितना टाइम लगता है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कर दें सर। मैं एक टीचर हूँ असल में। ठीक है। अच्छा, अच्छा। ये जी जी मोहित सर। अभी तो अभी सेशन से थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है ना, आप वो टेक्स्ट कर दें। और जैसे अभी ये क्वेश्चन किनका था, आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर दें। ये सर थोड़ा सा पर्सनलाइज और डिटेल हो जाएगा, वो हमारे सेशन से डिट्रैक हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो अगर इररिस्पेक्टिव फ्रॉम दिस करंट कॉन्टेक्स्ट हैं तो वो आप एंड पे पूछ लीजिएगा। और अगर इसके भी रिलेटेड हो तो आप चैट में शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और ताकि हम जो अपना मेन एजेंडा है उससे थोड़ा सा डिट्रैक्ट ना हो। बिल्कुल, ठीक है। मैं भी यही कहने लगा था कि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ना, इवन के इससे भी रेलिवेंट हैं।
वो भी आपने भी नहीं करने, आपने अपने क्वेश्चन याद रख लेने, चैट में आपने पोस्ट कर देने, आपने अपने पास लिख लेनी, आपने अपना हैंड रेज कर देना जब मैं कहूँगा कि क्वेश्चन कर लें। तो जब आप तब हैंड रेज करेंगे तो मैं वन बाय वन सबसे पूछता जाऊँगा और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी करता जाऊँगा। वरना इस तरह से ना हमारा सेशन कहीं भी नहीं पहुँचेगा, ठीक है? तो आप लोग जो है ना वो अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको राइट डाउन कर लें या जैसे भी करना है। जो लोग जिन्होंने पहले भी हमारे सेशंस लिए हुए हैं सो दे नो इट कि हम लास्ट पे सबके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। ओके, होस्टिंग से रिलेटेड है इन जावास्क्रिप्ट के क्या होती है, हाउ डज इट वर्क्स फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। सो होस्टिंग क्या होती है, हमने आपको याद होगा कि जब मैंने आपको यहाँ पर एक हमने डिस्कस किया था लेट एंड वॉर के अंदर, हमने डिफरेंस पढ़ रहे थे, लेट वॉर कॉन्स्ट के अंदर डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो मैंने शायद आपको तब बताया था कि वॉर और लेट में एक और थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा इससे रेलिवेंट भी है। आप इसका जो आंसर है ना इसको यहाँ पर आके, ठीक है, रिलेट भी कर सकते हो। जब आपसे कोई ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ वॉर और लेट के अंदर डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो इस जगह पे आके। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है? अच्छा, होस्टिंग को समझने से पहले हमें या इसकी टेक्निकल चीज़ वही है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हमें ना किसी भी लैंग्वेज, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट है, तो अंडर द हुड वो रन कैसे होती है? जब हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, जब वो रन होती है तो अंडर द हुड होता क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर जावास्क्रिप्ट आपने जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है, आपका कोई कोड है और फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है या वैसे आपने कोई कंसोल चलाया हुआ है, ठीक है, कोई कंसोल है, सेकंड लाइन के ऊपर कोई वेरिएबल है, थर्ड लाइन के ऊपर कोई वैसे आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो उस वेरिएबल को क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, ठीक है, वैल्यू साइन कर रहा है। उसके बाद कोई फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी बनाई हुई है। लेकिन अब होगा क्या कि जितनी भी डिक्लेरेशन है, चाहे वो फंक्शन डिक्लेरेशन है, चाहे वो आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जैसे मैंने ये कहा था ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, सबसे पहले ये डिक्लेयर होगी, ठीक है, सबसे पहले ये डिक्लेरेशन चलेगी, सबसे पहले ये डिक्लेरेशन चलेगी, उसके बाद एज अ सिक्वेंशियल फ्लो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, अगर तो सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेशन है तो ये ऑलरेडी हो चुकी है, फिर ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये, और उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी। अच्छा, इस मैकेनिज्म को कहते हैं होस्टिंग। जब भी जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसका कंपाइलर रन होता है, उसका इंजन रन होता है, तो जो सबसे पहले डिक्लेरेशन करता है ना, चाहे वो आपने फॉर एग्जांपल ये सारी लाइनें आपने लिखी 1 2 3 4 5 6 7 कोई 200 लाइनें, और यहाँ पर आके आपने एक वेरिएबल बिल्कुल आखिरी लाइन के ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये जो आखिरी लाइन वाला वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर होगा, ठीक है, उसके बाद बाकी सारी लाइनें चलेंगी, अगर पहले कोई डिक्लेरेशन नहीं है तो, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो क्या हुआ, होस्टिंग क्या करती है? होस्टिंग सबसे पहले डिक्लेरेशन को देखती है, सबसे पहले डिक्लेरेशन होती है और उसके बाद आपके फंक्शन चलते हैं। इसकी मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, बल्कि मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ, बड़ी मजे की चीज़, मैंने साथ वैसे एडिटर ओपन किया हुआ है, लेट मी जस्ट, सॉरी, मैं ये टैब अपना शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको वही होस्टिंग समझाने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंसोल डॉट या बल्कि हाँ कंसोल डॉट लॉग एक्स, और फिर यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ VAR X, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ इसको रन। अब देखें डिक्लेरेशन सेकंड लाइन के ऊपर हो रही है और फर्स्ट लाइन के ऊपर मैंने कंसोल किया हुआ है। एक्चुअल में जो एक्चुअल बिहेवियर है, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, वो यही है कि यहाँ तक तो एक्स डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है, और एक्स डिक्लेयर नहीं हुआ तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती उसके लिए एरर आता है। तो होना ये चाहिए था कि यहाँ पर एरर आए कि एक्स इज नॉट रिकग्नाइज्ड और समथिंग लाइक दैट, जो भी उसका एक एरर होता है, लेकिन एरर नहीं आ रहा, बल्कि जब हम इसको रन करते हैं तो आपको अनडिफाइंड आ रहा है। और मैंने अनडिफाइंड भी बताया था कि डिक्लेरेशन टाइम के ऊपर जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है वो अनडिफाइंड होती है। तो ये देखें एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड यहाँ पर आ गई, हालांकि एरर आना चाहिए था।
तो ये होइस्टिंग हुई, ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट हुई और ये वाली लाइन बाद में एग्जीक्यूट हुई। अच्छा मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं अब लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल लॉग x। मैं यहाँ पर चले एक चीज लिख देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ताकि थोड़ा सा आपको चीज़ों का हमें कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाए। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ S2। अच्छा मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं रन करता हूँ। अब देखें पहले मेरे पास S1 में अनडिफाइंड आया और उसके बाद S2 में मेरे पास 10 आया, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ, सिर्फ ये वाली लाइन यहाँ पर मूव की है, ये वाली लाइन जो वेरिएबल x है, ये सबसे पहले क्या हुआ, वेरिएबल x सबसे पहले मेरे पास डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सॉरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये वाली लाइन तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये वाली। इट मींस बाकी सारी लाइनें एज अ सीक्वेंस वैसे ही रन होगी, सिर्फ डिक्लेरेशन वाली लाइन सबसे पहले होगी जिसे हम होस्टिंग कहते हैं। तो इट मीन एक्स हमारा होस्ट हो गया। अच्छा अगर मैं एक और काम करूं, यहाँ पर मैं एक और चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एस मिडल कर देते हैं और इसमें इसकी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दोबारा इसको रन करता हूँ। अब अगर आप सॉरी एक्स एक्स यहाँ पर एक्स है, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब अगर आप देखेंगे ना तो मिड के अंदर उसकी वैल्यू 5 आ गई है। अगेन वही वाली बात, एक्स डिक्लेयर बाद में हुआ है, ठीक है। हमारे जो कोडिंग के अंदर एक्स बाद में डिक्लेयर हुआ है, दिखने में वो बाद में डिक्लेयर हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पहले डिक्लेयर हुआ इस वजह से मैं उसको वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से मुझे कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करता हूँ, होस्टिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, समटाइम हमने होस्टिंग अवॉइड करनी है। तो वो जो मैंने आपको कहा था ना कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आके रिलेट कर सकते हो, इस जगह पे आप आके अपने क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। तो अभी हम उसको रिलेट करने लगे, लेट वार और कॉन्स्ट में, सॉरी ये लेट वार और कॉन्स्ट में मैं उसको क्या करने लगा, मैं रिलेट करने लगा। तो मैं वापस इधर आता हूँ और मैं वेरिएबल एक्स को लेट के साथ डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा अगर आप देखेंगे तो S1 अनडिफाइंड क्या हो रहा है, अच्छा आई डोंट नो ये इसको रीड क्यों नहीं कर रहा। इवेंचुअली होता क्या है, बेबल ही है वैसे तो, खैर मैं आपको इसको किसी और टर्मिनल पे भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। होता क्या है कि जब आप किसी भी वेरिएबल को लेट के साथ क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो होइस्ट नहीं होता, वो उसी लाइन के ऊपर उसकी डिक्लेरेशन चलती है और उसके बाद वो फर्दर उस तरह से चलता है। क्योंकि हम ऑनलाइन टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो। जब भी हम किसी वेरिएबल को लेट के साथ डिक्लेयर करेंगे वो होइस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये फॉर श्योर है। आपने इंटरव्यू में इसका आंसर ऐसे ही देना है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से, इस कंसोल से, वो हम किसी और जगह पे देख लेंगे, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट, ये इस चीज को समझ लें। हमने जैसे किसी चीज को लेट के साथ डिक्लेयर कर दिया, वो होइस्ट नहीं होगी, वो अपनी लाइन के ऊपर आके उसकी एग्जीक्यूशन होगी और अदरवाइज उसको एरर, हमारे पास वो एरर थ्रो कर देगा कि मतलब एक्स तो भी है ही नहीं, आप उसको क्यों प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारा हो गया होस्टिंग से रिलेटेड। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर मैप एंड फॉर ईच। अच्छा अब मैप एंड फॉर ईच एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बड़ा कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर, और उसकी रीजन है जो मैप एंड फॉर ईच, ये अच्छा ये मैप एंड फॉर ईच जो है इसकी जो है ना दोनों का जो मेजर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अरे के ऊपर होती है। मैप भी आइट्रेट करता है अरे को, फॉर ईच भी आइट्रेट करता है अरे को। तो क्वेश्चन नॉर्मली ये होता है कि अगर मैप एंड फॉर ईच दोनों ही अरे को आइट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो डिफरेंस क्या है।
जो मेजर डिफरेंस है मैप के अंदर और फॉर ईच के अंदर वो ये है कि मैप एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक न्यू अरे। मतलब अगर आपने एक अरे बनाई, ठीक है, और उस अरे के अंदर मैप फंक्शन चलाया, चाहे उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर करें या ना करें, बट वो रिटर्न जरूर करेगा। मतलब आप उस रिटर्न की गई वैल्यू को कहीं स्टोर नहीं कर रहे तो ये एक अलग बात है, वो रिटर्न लाजमी करता है। एंड फॉर ईच क्या काम करता है? फॉर ईच ये करता है कि किसी भी अरे को जस्ट आइटरेट कर देता है, एक न्यू अरे रिटर्न नहीं करता। इसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉरी, क्लियर कर दिया मैंने इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं एक अरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट अगेन एक्स, और इसको मैं लिखता हूँ 1 2 सर 3 स्क्रीन 4। शेयर नहीं हो रही। अभी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ये मैंने यहाँ पर किया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पे मैप चलाता हूँ, एक्स डॉट मैप, और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल आइटम। और मैं हर आइटम को क्या करता हूँ, मल्टी आइट्रेट कर रहा है ना। आइट्रेट करने का मतलब है वो पहले 1 लेगा, फिर 2 लेगा, फिर 3 लेगा, फिर 4 लेगा, मतलब 1 बाय 1 आइट्रेट करेगा और एक नई वैल्यू बनाएगा। तो मैं आइटम को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से। अब हमारे पास आना चाहिए 5 10 15 एंड 20। तो मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसको कह देता हूँ कॉन्स्ट आर एस 1, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर एक और अब एक्स के ऊपर फॉर ही चला लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। और इस पे भी मैं करता हूँ आइटम, और यहाँ पर भी मैं यही काम करता हूँ जो मैं वहाँ पर कर रहा था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर करता हूँ आइटम मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। ये आइटरेट तो ये भी करेगा, मैं बाद में आपको दिखा भी दूंगा ये आइटरेट कर रहा है। और यहाँ पर मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ RS2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग RS1, और यहाँ पर मैं RES1 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RS2, और ये भी RS2। अब आपने देखना है, यहाँ पर आपको एक न्यू अरे मिलेगी, ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे। ये देख रहे हैं 5 10, और RS2 के अंदर अनडिफाइंड है। रीजन, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रही, और जब कुछ रिटर्न नहीं कर रही तो RS के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू उसकी स्टोर होनी है वो अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग यहाँ ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चला कि इसने भी आइट्रेट किया है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, मैं कंसोल लगाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, कंसोल डॉट लॉग। अभी देखेंगे ये 5 टाइम क्या करेगा। एक और चीज आपको खैर बता देता हूँ, ये वैसे एक क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, अगर कोई पूछ ले तो चाहे मैप हो चाहे फॉर ईच हो, ये जो कॉल बैक फंक्शन लेते हैं ना, उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहले वाले में उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे वाला इंडेक्स होता है, और थर्ड में पूरी की पूरी अरे होती है, ठीक है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ इंडेक्स दिखाने के लिए, ताकि पता चल जाए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेम्पलेट लिटरल भी यूज कर लेते हैं ताकि हमारी उसकी प्रैक्टिस फिर से हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंडेक्स, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी लिख देता हूँ। अच्छा, ये तो इंडेक्स स्ट्रिंग होगी ना मेरे पास, और उसके बाद ये वाला जो इंडेक्स है ये वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा है। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको, ठीक है, मैं रन करता हूँ थोड़ा सा। यस, एक छोटा सा मसला है, आप लोगों ने आई डोंट नो नोटिस किया कि नहीं किया। मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, अच्छा ठीक है, इंडेक्स आइटम मल्टीप्लाई बाय 5, यार तो नहीं आ गया। चलें जी, उसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब ठीक है, कंसोल के स्पेलिंग ठीक है, लॉग के स्पेलिंग ठीक, समटाइम मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। हाँ, ये एरर है, यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया था। अब ये देखें, इंडेक्स 0 पे 5 हो गया, क्योंकि ये आइटरेट हो रहा है, ये तो बाद में प्रिंट होंगे। इंडेक्स 2 पे 10 15 20, ठीक है। ये मेरे चारों इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज, तो इट मीन्स इसने भी आइटरेट किया, इसने भी आइटरेट किया, लेकिन इसने आइटरेशन के साथ मुझे एक न्यू अरे रिटर्न की। मतलब उसने पहले वाले एलिमेंट को आइटरेट किया,
मतलब उसने जब 0 को रिटर्न किया तो उसको स्टोर कर दिया पहली वैल्यू में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में, ठीक है। तो उसने एक नई अरे बना के इसमें स्टोर करवाई और वो यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर नजर आ रही है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन भी हो गया कि फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस होता है। अब वापस आते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इवेंट डेलीगेशन। देयर इज टू थिंग्स, इवेंट लूप, इवेंट डेलीगेशन, दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों का आपस में बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने ये दोनों को बिल्कुल भी एक तरह से नहीं समझना। इवेंट लूप हम आगे डिस्कस करेंगे। इवेंट डेलीगेशंस क्या होती है? हमारे पास HTML में ना कुछ इवेंट्स होते हैं, ऑन क्लिक, स्क्रॉल, ऑन लोड, ऑन चेंज, जो एक उसका है हमारे पास HTML का जो एट्रीब्यूट्स हैं। होता क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर एक मेरे पास बटन है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बटन है, इसके अंदर लिखा हुआ है जी क्या खूबसूरत बटन बना है, B1 है फॉर एग्जांपल। ये मेरे पास एक दूसरा बटन है, ये B2 है, ये मेरे पास एक तीसरा बटन है, ये मेरे पास B3 है, ठीक है। ये सारे मेरे पास बटन है। अच्छा, अब मैंने अगर इस बटन पे क्लिक लगाना तो वो अलग से लगेगा, इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक लगाना तो वो अलग से लगेगा, इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक लगाना है तो वो अलग से लगेगा। अगर मैं ये चाहता हूं कि इन सब का जो ऑन क्लिक है वो ट्रिगर हो और कोई एक ही आगे फंक्शन बना हुआ जो उसको डील कर रहा हो, ठीक है। इसका ऑन क्लिक जो है वो भी इसको डील करे, इसका ऑन क्लिक जो है वो भी उसी को जाए, इसका ऑन क्लिक जो है वो भी उसी को जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इवेंट लिसनर लगाते हैं, जैसे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर और क्लिक, सिंपल, या डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। गुड, अब शो हो रहा है सबको? अच्छा, ठीक है। तो ये 3 बटन हो गए, इन तीनों पे अलग अलग लगाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, एक ही जगह मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, तो जो मैं आपको बता रहा था, तो इसके ऊपर, इन तीनों के ऊपर मैंने क्लिक इवेंट लगाना है ना, और मैं चाहता हूँ एक ही फंक्शन मेरे पास हो, देयर शुड बी अ सिंगल फंक्शन जो इन तीनों के इवेंट को क्या कर रहा हो, हैंडल कर रहा हो, क्लिक के फंक्शन को। या फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इनपुट है तो उसका चेंज का फंक्शन मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट हैंडल कर रहा हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इवेंट डेलीगेशन यूज करूंगा। और उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर या डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, विंडो डॉट, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने क्या ओपन किया हुआ है, समथिंग लाइक दिस। हम क्या लिखेंगे, विंडो डॉट ऐड इवेंट इवेंट लिसनर, और यहाँ पर हम इवेंट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लिक, ठीक है। तो अब जब भी क्लिक होगा तो सेकंड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसको कोई फंक्शन दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी एक फंक्शन दे सकता हूँ, XYZ, ठीक है, कोई भी मैंने एक फंक्शन दिया, और जब मैं उसको कॉल करूंगा, अब इस पे क्लिक होगा तब भी ये इवेंट ट्रिगर होगा, इस पे क्लिक होगा तब भी ये इवेंट क्लिक होगा, इस पे क्लिक होगा तो ये भी ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इसे कहते हैं इवेंट डेलीगेशन। मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स को जब आप ये चाहती हो कि उसका जो इवेंट है सिंगल इवेंट, ऐसा नहीं है कि एक ऑन क्लिक और एक ऑन चेंज, जो एक इवेंट डेलीगेट आप उसको कर दो, ऐसा नहीं। सिमिलर इवेंट, फॉर एग्जाम्पल क्लिक इवेंट, आप चाहते हो कि जो क्लिक इवेंट है उसको हैंडल करने के लिए आपका एक ही हैंडलर हो, ठीक है, और जो जो जहां से भी इवेंट आपका ट्रिगर हो रहा है वो उसको डील कर रहा हो, इसको कहते हैं इवेंट डेलीगेशंस। ठीक है, ये समझ आ गई होगी आपको यकीनन। अगर किसी को नहीं आई तो मुझसे पूछ सकता है बाद में, अभी नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवेंट डेलीगेशन के बाद, वो है, थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। What is promise in JavaScript and how do they differ from callback? Again, this is one of the favorite questions of interviewer. तो जो interviewer होते हैं वो इसको जो है ना वो पूछते हैं बड़े शौक से, promises क्या होते हैं, ठीक है, और कॉल बैक्स क्या होते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि कॉल बैक और प्रॉमिस में क्या डिफरेंस होता है, या सिंपल कॉल बैक का अलग क्वेश्चन हो सकता है, प्रॉमिस का अलग क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने इनको एक ही क्वेश्चन बना दिया ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ओके, मुझे बस ये रेज कर लेने दें जरा।
सॉरी फॉर डिले। ओके, नाउ मूव करते हैं प्रॉमिस और उसके बारे में। अच्छा, प्रॉमिस और कॉल बैक से समझने से पहले कॉल बैक देखते हैं, क्योंकि कॉल बैक इज एन इजियर वे टू डू थिंग्स एंड जो प्रॉमिस है वो थोड़ा लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, कॉल बैक। कॉल बैक क्या होता है? सेट टाइम आउट हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी एक फंक्शन है। कॉल बैक सिंपल एक फंक्शन होता है जो एक फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया जाता है। जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो उस जो कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बना के थोड़ा दिखा दूं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है कोई भी, ये वो फंक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, और ठीक है, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन ये फंक्शन के फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जो हमारे पास बॉडी आती है। अब मैं इस बॉडी के अंदर जो है ना वो दो फंक्शन पास, एक कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, एक और फंक्शन पास कर देता हूँ। तो इस बॉडी के अंदर ये मैंने क्या कर दिया, ये एक मैंने फंक्शन पास कर दिया। अब होगा क्या, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, एट द एंड उसने क्या किया, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया। तो और मैं इस फंक्शन को फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए फंक्शन है, तो मैं इस ए फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एक और कोई कॉल बैक फंक्शन है जो मैंने बनाया, वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया। अब होगा क्या कि ये यहाँ पर जाएगा, ए फंक्शन अपनी सारी एग्जीक्यूशन करेगा और वो अपना रिजल्ट यहाँ पर हमें रिटर्न कर देगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन, या बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हम क्यों करते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि देखिए, जावास्क्रिप्ट जो है ना, हमें पता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक सीक्वेंस के साथ चलती है, और इसका जो थ्रेड ब्लॉक नहीं होता, वो बस चलता रहता है। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं ए जो है ना, इसको एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है। अब थ्रेड तो वहां नहीं रुकेगा, ब्लॉक तो नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब जो इसका रिजल्ट है जो, वो हमें कैसे शो होगा, तो उसका जो रिजल्ट है हमें इस तरह से शो होगा कि हम उसके लिए कॉल बैक भेज रहे हैं। तो कॉल बैक सोल्यूशन है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए, कि मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, थ्रेड जिधर मेरा जाता है, मूव ऑन करता है, वो करता हुआ जा रहा है, वो चला जाए। हाँ, जब इस फंक्शन कंप्लीट हो जाए, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कोई चीज ऐसी हो जो मुझे मेरा वो रिजल्ट दे सके, तो वो ये कॉल बैक फंक्शन होगा जिसको मैं इसकी बॉडी में पास करूंगा, और जब ये रिजल्ट हो जाएगा तो वो वापस इसको कॉल करेगा और मुझे मेरा रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, ये सारा जो है ना वो इसका आंसर है कि कॉल बैक क्या होता है। अब कॉल बैक में ना कुछ पोटेंशियल इश्यूज हैं, और ये आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है। दिस इज अनदर क्वेश्चन जो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कॉल बैक के पोटेंशियल इश्यूज क्या हैं, या उनमें से किसी इश्यूज को बताया भी जा सकता है। जो बड़ा कॉमन इशू जो कॉल बैक में बताया जाता है, वो बताया जाता है कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल क्या होता है, आपने एक फंक्शन कॉल किया, उस फंक्शन ने कुछ एग्जीक्यूशन की, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने एक फंक्शन पास कर दिया जो कि कॉल बैक फंक्शन था। अब वो कॉल बैक फंक्शन भी क्या करता है, उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी आपको काफी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार अब इसमें भी बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि जब ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो जाए ना, तो मुझे उसका रिजल्ट भी कहाँ पर मिल जाए, मुझे उसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, मैं उसका रिजल्ट को भी देख सकूं। अच्छा, आपने कॉल बैक पास कर दिया, अब वो वाला कॉल बैक के अंदर भी कोई लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, वो गेन बहुत टाइम दे रही है, तो उसका रिजल्ट देखने के लिए आपने फिर उसके अंदर एक कॉल बैक पास कर दिया। तो ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, उस कॉल बैक के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, उस कॉल बैक के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन, इसे हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसको मेंटेन करना, मैनेज करना, रीड करना, एग्जीक्यूट करना, वो एक तरह से क्या उसको कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो अजाब बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर उसको एक एग्जांपल अभी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, मैं उसको कह देता हूँ कि अगेन वही वाला, चलो जैसे मैंने बनाया था, मैं कह देता हूँ मेरे पास एक ए फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर एक फंक्शन आता है जो है कॉल बैक, मैं इसको 1 कहने लगा हूँ, मैं CB1 कह देता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, कोई आसानी के लिए। यहाँ पर फिलहाल तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं रिटर्न कर रहा, मैं यहाँ पर सिंपल CB1 को कॉल करता हूँ, CB1, और उसके अंदर मैं कोई पास कर देता हूँ एक वैल्यू, यहाँ पर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ 2 1, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ ए, और ए में, ठीक है, मैं इसको कंसोल, ठीक है, अच्छा मैं इसको रिटर्न भी कर देता हूँ, बल्कि रिटर्न करने को रहने देता हूँ, एक और चीज बन जाएगी। बस सिंपल मैंने इसको CB1 को कॉल कर दिया। अब ए के अंदर यहाँ पर मैंने एक फंक्शन पास करना है।
ठीक है, और उसको यहाँ पर अब ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। मैं इसको एरो फंक्शन बना रहा हूँ, आप लोगों का यार कंफ्यूज ना हो जाए, मैं यहाँ पर एक बना ही देता हूँ फंक्शन cb1, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास नंबर आ जाएगा और इस नंबर को मैं यहाँ पर कंसोल करवा देता हूँ, console.log, और इसको मैं कह देता हूँ नम। यहाँ पर मैं cb1 पास कर देता हूँ। अच्छा, आपने यही समझना कि हमारे पास कोई ऐसा कंसीडर कर लो, यही कोड है जो एग्जीक्यूट होने में बड़ा टाइम ले रहा है। ये देखिए मेरे पास 1 प्रिंट हो गया, मेरे पास 1 असल में यहाँ पर प्रिंट हुआ है, ठीक है, cb1 के अंदर। अच्छा, अब ये मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इस फंक्शन के अंदर एक तो नंबर जाएगा, साथ में एक और कॉल बैक फंक्शन जाएगा, ठीक है, तो वो अपने कॉल बैक को कॉल कर लेगा। तो मैं यहाँ पर एक और कॉल बैक फंक्शन बना देता हूँ। अच्छा, वो मैं इसके बाहर इसलिए बना रहा हूँ, आप रन टाइम के ऊपर भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था ना, तो यहाँ पर मैं कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर इस तरह से पास भी कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर भी कोई नंबर ही आ रहा है, तो console.log नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो सेकंड जो फंक्शन होगा वो कॉल बैक होगा, तो मैं इसको यहाँ पर कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ cb2, ठीक है, और cb2 को मैंने कॉल करके यहाँ पर नंबर पास कर दिया। अब नंबर यहाँ पर प्रिंट असल में हो रहा होगा, cb2 इज नॉट डिफाइंड, तो ये सेकंड, cb2 is not a function, yes it is a function, number, oh sorry, I my bad, ये असल में जब मैंने पास किया तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास जाएगा cb2, ये पास हो जाएगा यहाँ से cb2 में। देखो अभी मैंने सिर्फ 2 कॉल बैक बनाए और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ, तो ये इसमें होता है प्रॉब्लम। अब ये देखें, मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया ए, उस फंक्शन ए को कॉल किया, उसके अंदर एक कॉल बैक है, उसने एक और कॉल, उसने जब कॉल किया ना इस फंक्शन की जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई तो उसने इस कॉल बैक को कॉल किया और उसके अंदर एक और कॉल बैक पास कर दिया। अब वो कॉल बैक यहाँ पर चला और उसने एग्जीक्यूशन की। अब कंसिडर करें, हो सकता है यहाँ पर एक और कॉल बैक पास कर दे, वो अपने अंदर से एक और कॉल बैक पास कर दे, तो इसे कहते हैं कॉल बैक हेल्प, कि कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, उस कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, इसे भी कहते हैं कॉल बैक हेल्प। इसको हैंडल करने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉमिस। लेट मी शेयर द स्क्रीन, ठीक है, इसको हम हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉमिस। प्रॉमिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू हैंडल एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। हो रही है यार, मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, मैंने भी ऊपर किया हुआ है मिनिमम 10 क्वेश्चंस, ठीक है, हो रही है, ओके। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस का काम करते हैं। जब मैं प्रॉमिस को कॉल करता हूं तो प्रॉमिस का काम करता है, प्रॉमिस एक सिंपली एक हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल 3 स्टेट होती है, पेंडिंग, कंप्लीटेड या रिजेक्टेड। उसकी जो इनिशियल स्टेट होती है जब वो क्रिएट होता है तो वो पेंडिंग होती है। अच्छा, फिर हमें ये पता होता है कि वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वो कंप्लीट होगा तो वो हमारे पास या तो फुलफिल हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो फुलफिल हो जाएगा तो उसका सक्सेस के अंदर रिस्पॉन्स आता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका फिर एरर जो है वो कैच हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये उसका बड़ा इफेक्टिव है। अगेन इसको करने की जो रीजन है वो अगेन वही है कि अगर कोई ऐसी लॉजिक है, कोई ऐसा काम है, जैसे कोई एपीआई कॉल है, उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगना है और हम चाहते हैं कि जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तब हम उसे डील कर सकें। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ये काम करते हैं फिर प्रॉमिस के थ्रू या ऑब्वियसली कॉल बैक के थ्रू। यहाँ पर हम प्रॉमिस के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रॉमिस को क्रिएट करने का बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखना होता है, मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, ये मैंने एक प्रॉमिस बना लिया, ये प्रॉमिस है, सिंपल बनाने का तरीका। इसके अंदर आपने कॉल बैक पास करना है, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने वही तो कहा था कि कॉल बैक की रिप्लेसमेंट, कॉल बैक की जगह पे हम लोग प्रॉमिस यूज करते हैं। यस, कॉल बैक की जगह पे हम प्रॉमिस यूज करते हैं, बट इट्स नॉट अ जो है ना वो
प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ कॉल बैक। कुछ जगहों पे हम कॉल बैक ही यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं, और वहां पर प्रॉमिस यूज करने का कोई रीजन नहीं है, ना ही हमें यूज करना चाहिए, ना ही होता है। जस्ट लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, या जैसे प्रॉमिस के अंदर इवन मैं अभी कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो ये कॉल बैक फंक्शन है। अच्छा, इस कॉल बैक फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक रिजॉल्व। अब आप ये मुझसे क्वेश्चन जरूर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉमिस जहां से भी कॉल होगा ना, जहां पर भी, मतलब प्रॉमिस के अंडर द हुड जो हमारे पास जो क्लास है, प्रॉमिस की जो क्लास है, तो जब वो एग्जीक्यूट होती है तो वो इस कॉल बैक को कॉल करती है और वो पास करती है रिजॉल्व को और रिजेक्ट को, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट हमारे पास वहां से आता है। मैं इसको लिख लेता हूँ, प्रॉमिस इज इक्वल टू, अच्छा अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा ना इस तरह से, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ प्रॉमिस क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉमिस डॉट देन। प्रॉमिस के दो, एक होता है प्रॉमिस को जब आप रिजॉल्व करते हो देन, दूसरा होता है कैच। जब सक्सेस के केस के अंदर वो हमेशा देन के अंदर आएगा, फेलियर के केस के अंदर वो हमेशा कैच के अंदर जाएगा। ये प्रॉमिस ही में बनता है। अरे भाई उसके बारे में तो अभी हम गए ही नहीं है, अभी हम जाएंगे उधर इंशाल्लाह, वो भी देखेंगे। अच्छा, देन के अंदर आपका रिस्पॉन्स हमेशा होता है, जो भी आपने रिजॉल्व के अंदर पास किया वो यहाँ पर आ जाता है। मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं सक्सेस, और यहाँ पर आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एरर हमारे पास आता है कैच में, कंसोल डॉट लॉग एरर, और यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ अपना ई डबल आर का, ठीक है। तो थोड़ा इसको बेहतर करने के लिए मैं आपको ताकि नजर आता रहे, मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास सक्सेस में 10 आ गया, क्योंकि यहाँ से वो रिजॉल्व हुआ है। अगर मैं इसको रिजेक्ट करूंगा ना, ठीक है, तो अब आपके पास एरर में आएगा वो, ये देखें वो अब एरर में शो हो रहा है। तो सिंपली प्रॉमिस क्या करता है, ये वो काम करता है कि जो आप कॉल बैक से लेते थे कि जब किसी चीज़ के एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है और जब वो टाइम आप चाहते हो कि वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद वो हमें रिस्पॉन्स दे दे और हम उस रिस्पॉन्स को हैंडल भी कर सके, तो हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस देन दें, प्रॉमिस कैच। तो जब भी कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपने उसको ये इतना आंसर दे देंगे, इट्स मोर देन इनफ। हाँ, इसके कुछ काउंटर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रॉमिस से रिलेटेड, स्पेशली जैसे कॉल बैक से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये सिंपल प्रॉमिस है, आपने शायद समटाइम देखा होगा कुछ जगहों पे ये लिखा होता है, मैं इसको फॉर पी डॉट देन, उसके बाद आगे फिर इस तरह से देन, उसके बाद यहाँ पर फिर डॉट देन, ठीक है, उसके बाद फिर डॉट देन, इस तरह से। व्हाट इज दिस, ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉमिस चेंजिंग। क्यों होती है, अगेन जिस तरह से हमारे पास होता था ना कॉल बैक हेल्थ, कॉल बैक के अंदर एक और कॉल बैक, उसके अंदर एक और कॉल बैक, उसके अंदर एक और कॉल बैक, तो भी ये पॉसिबल है जब हमारा एक प्रॉमिस रिजॉल्व कर रहा है तो जो उसका रिस्पॉन्स है उसमें भी हमें एक प्रॉमिस मिल जाए, ठीक है, हमने उसका भी प्रॉमिस रिजॉल्व करना है, फिर उसके अंदर हमें एक फर्दर प्रॉमिस मिल जाए, हमने उसका भी प्रॉमिस रिजॉल्व करना है, फिर उसके अंदर हमें एक और प्रॉमिस मिल जाए, हमने उसका भी प्रॉमिस रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हम करते हैं प्रॉमिस चेंजिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसके आपको सादा अल्फाज में मिसाल समझाता हूँ। आपके पास एक एपीआई है, अगर किसी को एपीआई का आइडिया नहीं है तो नो वरीज अबाउट दैट, क्योंकि हम यहाँ पर जो हम जावास्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो एपीआई से रेलेवेंट बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर। मैं सादा अल्फाज में, एपीआई क्या होती है, उसको ये समझ लें कि हमने डाटा लेके आना है किसी जगह से, कोई भी डाटा हो सकता है, ठीक है, वो मूवीज हो सकती है, ठीक है, इतना समझ लें, आपने बहुत सारों ने देखा होगा। या हमने कोई चीज की शॉपिंग करनी है, जिस भी चीज की शॉपिंग करनी है ना, हमें सबसे पहले तो कैटेगरीज चाहिए होती है, तो कैटेगरीज आएंगी। जब कैटेगरीज आएंगी तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगी, कैटेगरीज। जब कैटेगरीज आएंगी उनकी बेस के ऊपर किसी एक कैटेगरी को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मेरे पास आएंगी प्रोडक्ट्स। अब उस प्रोडक्ट की हो सकता है मल्टीपल साइजेज हो, तो जब मैं किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा तो उसके साइज आएंगे। अब हो सकता है कि हर साइज के अगेंस्ट, ठीक है ना, मेरे पास प्रोडक्ट कितनी उनका स्टॉक पड़ा हुआ साइज के अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर मेरे पास वो स्टॉक आ जाएगा। तो पहले ये कॉल होगा, इसका रिस्पॉन्स आया, मतलब इसका प्रॉमिस हैंडल हुआ,
उसकी बेस के ऊपर मैंने इसका प्रॉमिस चला दिया, जब इसका प्रॉमिस हैंडल हुआ तो उसकी बेस के ऊपर मैंने इसका प्रॉमिस चला दिया, जब इसका प्रॉमिस हैंडल हुआ तो उसकी बेस के ऊपर इसका प्रॉमिस हैंडल होगा। इस चीज को हैंडल करने के लिए नॉर्मली जब हम यूज करते हैं ना एसिंक का वेट, उसका रिस्पॉन्स आया, उसके आगे हमने एक और एपीआई कॉल की, उसके ऊपर भी लिखा एसिंक का वेट, उसका रिस्पॉन्स है, उसके अंदर आगे हमने एक और एपीआई कॉल की, ठीक है। उसको उससे उसका बेहतर जो तरीका होता है उसको हम प्रॉमिस चेंजिंग के थ्रू करते हैं कि एक प्रॉमिस के दिन के अंदर दूसरा प्रॉमिस रिटर्न करवा दो कॉल करके, वो अगले दिन के अंदर आएगा, वहां से एपीआई कॉल करे, उधर से रिटर्न करवा दो वो नेक्स्ट। इसे कहते हैं प्रॉमिस चेंजिंग, ठीक है। चेन का मतलब ये कि एक प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होगा, दूसरा प्रॉमिस, तीसरा प्रॉमिस, चौथा प्रॉमिस, ठीक है। ये प्रॉमिस चेंजिंग है, ये काउंटर क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन होता है भाई साहब, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या होता है? आप चाहते हो कि एट एक ही वक्त के अंदर आपके बहुत सारे जो प्रॉमिस है ना वो रिजॉल्व हो जाए। देखो, प्रॉमिस चेंजिंग और प्रॉमिस ऑल के अंदर बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है कि प्रॉमिस चेंजिंग के अंदर पहले एक प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, उस वो ट्रिगर करता है दूसरे प्रॉमिस को, फिर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, वो ट्रिगर करता है तीसरे प्रॉमिस को, फिर वो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, फिर वो ट्रिगर करता है तीसरे प्रॉमिस को। हाँ, अगर किसी भी जगह के ऊपर एक भी प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो ऑब्वियसली चेन टूट जाती है, देन वो आगे आप उसको कैच में भेज देते हो। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है? प्रॉमिस डॉट ऑल एक ही वक्त में सारे प्रॉमिस रिजॉल्व करता है और रिटर्न के अंदर उन रिजॉल्व प्रॉमिस की एक अरे देता है, ठीक है। फिर आप उस अरे को जैसे भी चाहे डील कर सकते हैं। इसकी डायग्राम अगर मैं यहाँ पर आपको अभी बना के दिखाने से, प्रॉमिस डॉट ऑल डायग्राम हमें कोई मिल जाएगी अच्छी सी, मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर अगर हमें मिल गई तो। हाँ, किधर है, किधर है, किधर है? कोई अच्छी डायग्राम किसी ने भी नहीं बनाई, हम खुद ही बनाएंगे और हम खुद शेयर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कह रहे यहाँ पर कोई अच्छी डायग्राम नहीं है, इधर किसी ने कहा हुआ था कि प्रोमिस की कॉल बैक इलस्ट्रेशन है। अच्छा, ये भी वही है। खैर खैर कोई नहीं मिली, लेकिन आपको आइडिया क्लियर हो गया, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ढूंढने में टाइम नहीं लगाएंगे। सो ये हमारे पास हो गया प्रोमिस डॉट ऑल। अच्छा सॉरी, प्रॉमिस, और प्रॉमिस से रेलेवेंट जो क्वेश्चन और होते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसिंक एंड अवेट कीवर्ड एंड हाउ आर दे यूज्ड? ये एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ लोग जो है ना प्रॉमिस के साथ भी पूछ लेते हैं कि प्रॉमिस को हैंडल करने के कितने वेज हैं। एक तो देन कैच है, दूसरा एसिंक अवेट है। कि जब भी आप किसी फॉर एग्जांपल आपका एक फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर कोई प्रॉमिस जो है ना वो रिजॉल्व हो रहा, तो उस फंक्शन के पहले आप लिखते हो एसिंक, तो वो फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है, ठीक है। उसके अंदर आपने फिर करना है प्रॉमिस को रिजॉल्व। तो प्रॉमिस क्योंकि सावधानी टाइम लेता है तो आपने उससे पहले लगाना है अवेट, ठीक है। वो अवेट क्या काम करता है? आपके थ्रेड को उधर ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अच्छा, वो जब तक वो वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती वो नेक्स्ट लाइन पे जाता ही नहीं है। जब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी फिर वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है, मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, स्क्रीन में शेयर कर लूँ जरा आपने। कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एसिंक फंक्शन बनाया, इसको मैंने किया ABC। यहाँ पर मेरा फॉर एग्जांपल कोई प्रॉमिस रिजॉल्व होना है, तो मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ न्यू प्रॉमिस डॉट, और यस मैं सिर्फ रिजॉल्व इस टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इसको रिजॉल्व ही करना है, और मैं इसको RES में पास कर देता हूँ अगेन कोई 10, ठीक है। अब मैंने अगर इसको अवेट करवाना है, अगर मैंने इसको रिजॉल्व करवाना है, तो यहाँ पर मेरे पास मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। वही काम ये कर रहा है जो देन कैच करता था, ठीक है। जो काम देन कैच करता था वही ये कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, यार कंसोल डॉट लॉग 10, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ABC को कॉल कर लेता हूँ। क्या आ गया, किस जगह पे है? कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं इसको सबसे पहले तो अवेट नहीं करवाता, मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉन्स्ट प्रॉमिस। अभी तो क्योंकि मैंने प्रॉमिस बनाया है ना, ये प्रॉमिस है, और यहाँ पर मैं करूँगा अवेट प्रॉमिस, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉमिस जो है वो ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे तो यहाँ पर तो मुझे रिजल्ट शो करवाना चाहिए। वही क्या,
ओके 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 ओके, नो नो प्रॉब्लम। हम इसको दूसरे वे में इसको कर लेते हैं। एबीसी है ना, इसने प्रॉमिस बनाया, मैं इस प्रॉमिस को यहाँ से क्या कर देता हूँ, सिंपल रिटर्न कर देता हूँ। सिंपल इज दैट। अच्छा, ये मेरे पास ऐसे फंक्शन है, मैंने इसको यहाँ से रिटर्न करवा दिया। ऐसे भी रिटर्न करवा सकते हैं, वैसे भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाता हूँ, उसको कह देता हूँ रिजॉल्व फंक्शन रिजॉल्व प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर रिजॉल्व प्रॉमिस बनाया क्योंकि इसने प्रॉमिस रिजॉल्व करना है, तो इसको मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को, रिजॉल्व प्रॉमिस को। यहाँ पर मैं कॉल करूँगा अपने एबीसी जो मेरा फंक्शन है। तो मैंने इसको यहाँ पर कॉल किया। अब मुझे इसको अवेट करवाना है क्योंकि ये मेरे पास एक एसिंक फंक्शन है और मेरे पास प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कॉन्स्ट। अच्छा, ये तो चलेगा ही नहीं। इसको मैं कह देता हूँ मेरे पास रिजल्ट है। यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग res। इसको क्या मसला है? यस, बिल्कुल सही लिखा हुआ मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने प्रॉमिस रिटर्न कर देना है जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद एक मैं यहाँ पर भी एसिंक लगा ही लूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई शायद इशू है, सो नो प्रॉब्लम। खैर, वो इसका सिंटैक्स यही होता है, सिंपल इज दैट। मैं किसी और टर्मिनल में अगर इसको अभी चलाऊंगा तो वो शायद चल जाएगा। इस टर्मिनल के कोई मसले में शायद चल रही है। इसने दूसरी दफा मुझे एरर दिया है। मैं आपको इसका हम किसी इसका तो मसला नहीं है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, इधर कोई मसला नहीं है। मैंने फंक्शन कॉल किया, उसने ये प्रॉमिस रिटर्न करना है, हमने प्रॉमिस को वेट भी करवा दिया, वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद मैं इसको रिस्पॉन्स को कंसोल करवा रहा हूँ। ठीक है। ओ आई थिंक यस, नहीं वैसे ये मसला होना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये कोई मसला है नहीं वैसे। रिजॉल्व रिजेक्ट है, यहाँ पर आ रहा हूँ और सिंपल मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसको जैसे भी कर लूँ। तो खैर ये इतने बड़े मसले की बात नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि हमारे पास जो प्रॉमिस है वो इस तरह से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं एसिंक का वेट से। ठीक है, तो आप ये बता देंगे तो इट्स मोर देन इनफ। और अगर आप इसी सेम चीज़ को अपने वीएस कोड या किसी भी दूसरे टर्मिनल पे चलाएंगे तो वो चल भी जाएगा, आपको कोई मसला नहीं आएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अगेन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोटाइप इन जावा। अच्छा यस, प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। प्रोटोटाइप क्या होती है? देखो, जैसे आपने फॉर एग्जांपल हमने हमारे पास जैसे ना ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मैंने कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने कोई जैसे किसी पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया, कार का ऑब्जेक्ट बना लिया, व्हीकल जिसे हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट का मैंने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हम प्रोटोटाइप यूज करते हैं। प्रोटोटाइप क्या होता है? कस्टम डिफाइंड, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं कस्टम डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने मेथड्स हों, मेरे अपने फंक्शंस हों, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कोई पर्सन के नाम की प्रोटोटाइप बनानी है तो मैं प्रोटोटाइप का कीवर्ड यूज करूंगा और उसके साथ फिर मैं अपने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक्स वाई जी ये मेरी उसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और उसके बाद मैं उसके अंदर कोई सेट गेट इस तरह के जो भी फंक्शन बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं उसको उसी तरह से यूज कर सकता हूँ। सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि कस्टम डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम प्रोटोटाइप को यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये इतना हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है नहीं तो इसलिए मैंने आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। जो पूछे जाते हैं मैं आपको वो बताता जाता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड? अच्छा जी, बाइंड का तो वैसे मैंने लास्ट टाइम आपको शायद एक चीज मैंने बताई थी। बाइंड क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, बाइंड क्या करता है, किसी एक चीज का जो रेफरेंस है ना उसको दूसरी चीज के साथ आपने बाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक्स एक चाइल्ड है और दूसरा मेरे पास पेरेंट है। मैंने क्या करना है, उन दोनों के जो रेफरेंसेस को आपस में क्या करना है, बनाना। मैं चाहता हूँ जो एक्स है वो वाई का जो है ना वो रेफरेंस यूज करे, तो मैं एक्स के रेफरेंस एक्स के साथ जो है वो वाई का रेफरेंस बाइंड कर दूंगा। तो एक्स जब दोबारा नेक्स्ट टाइम दिस या अपना यूज करेगा ना जो उसका दिस होता है, तो उसका जो रेफरेंस यूज होना शुरू हो जाएगा वो वाई का यूज होना शुरू हो जाएगा बजाय एक्स के। ठीक है, अगर वाई पेरेंट है और दूसरा चाइल्ड है। यहाँ
दोनों सिबलिंग हैं या जैसे भी है, ठीक है। तो ये बाइंड इसलिए यूज करते हैं। तो ये तो मैंने इसलिए आपको सबसे पहले बताया क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से यूज करते हैं। मुझे 1 मिनट दे दें, मैं एक गिलास जो है ना वो पानी अगर पी लूँ, मुझे बस 1 मिनट दें। सॉरी अच्छा अच्छा, बाय द वे ना ये क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता, मतलब इतना हाईली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं है बाइंड का, फिर भी पूछा जाता है बाइंड क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। स्टिल मैं आपको ये इनका बता देता हूँ। कॉल आपको नाम से पता चल रहा है कॉल क्या होता है। कॉल आप फंक्शन कॉल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अप्लाई का भी वैसे काम सेम ही है, वो भी फंक्शन कॉल के लिए यूज करते हैं। बस इनमें दोनों में माइनर डिफरेंस ये है कि कॉल में क्या होता है, आपका जो आप आर्गुमेंट पास करते हो, एक फंक्शन है उसकी बॉडी में जब आप आर्गुमेंट पास करोगे तो वो 1 by 1 आर्गुमेंट्स जाते हैं आफ्टर रेफरेंस ऑब्वियसली। एंड जो अप्लाई होता है इसमें जितनी भी आप पास करने ना अपने आर्गुमेंट्स, तो आपको एक अरे के फॉर्म के अंदर पास करने पड़ते हैं। और दूसरे एंड के ऊपर जहाँ पर आप उनको रीड कर रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली आप एज अ पैरम उनको रीड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर उसका अगर सिंटैक्स बना के दिखा दूँ, अगेन वही वाली बात, मेरे पास अगर फंक्शन है ए और इसके अंदर यहाँ पर जो है ना वो दिस आर्गुमेंट आएगा, जिसे हम सिंपल दिस भी कह सकते हैं। फिर मैं इसको रेफरेंस कह देता हूँ। आई होप रेफ जो है ना वो गई हमारे पास रेफ, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ए, यहाँ पर मैं कह देता हूँ बी, ये मेरे पास आ गया। सी डी ई एफ जी जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। यस, स्क्रीन स्विच हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जब इसको करूँगा तो ए डॉट जब मैं कॉल करूँगा ना, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो पहला आर्गुमेंट है वो रेफरेंस जाएगा, ठीक है, ये वाला। यहाँ पर फिलहाल मैं कुछ भी भेज देता हूँ, नल भेज दूँ, ए बी सी भेज दूँ, कुछ भी भेज दूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मेरा पहला जो है ना, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। दिस ये मेरे पास जाएगा। फिर यहाँ पर मेरे, अच्छा ये यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको कह देता हूँ P1 और इसको मैं कह देता हूँ P2। अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवाऊँ तो ए में मेरे पास आएगा, यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा P1 आ रहा है। अच्छा, क्यों P1 आया, ABC क्यों नहीं आया? मैंने बताया था पहला जो आर्गुमेंट होता है वो रेफरेंस आर्गुमेंट होता है, तो हमेशा हमें ना रेफरेंस में ही नजर आता है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये आपको नजर आ गया। तो ये रेफरेंस था, वो मुझे दिस के अंदर मिल गया। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, बहुत सिंपल है, इसी चीज को इस तरह से, अरे क्या हो गया, मैं अप्लाई यहाँ पर इसको कर दूँ। अब मैं इस तरह से इनको पास नहीं करूंगा, बल्कि एक अरे के फॉर्म के अंदर इनको पास करूंगा इस तरह से, बस यही देखो ये बार क्या हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से मेरे पास नजर आएगा। अब मैं इसको अगर क्लियर करके रन करूँ, ये देखें P1 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर B लिख दूँ तो इसमें P2 आ जाएगा, और दिस के अंदर अगेन वही मेरे पास रेफरेंस आ रहा है, बस ये डिफरेंस होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज द स्प्रेड ऑपरेटर एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑपरेटर्स। गुड क्वेश्चन। अगेन मैं यहाँ पर आके आपको बताता हूँ, चाहे स्प्रेड ऑपरेटर हो चाहे हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर हो, ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट जब लगी हुई है ना तो ये ऑपरेटर है, या तो ये स्प्रेड ऑपरेटर है
ठीक है। अब कैसे पता चलेगा स्प्रेड कहाँ पर है, कैसे स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर कैसे पता चलेगा, स्प्रेड ऑपरेटर कैसे पता चलेगा, रेस्ट ऑपरेटर, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों जरूरी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यूअर अक्सर पूछ लेते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी आपके पास अरे या ऑब्जेक्ट, अगेन अरे या ऑब्जेक्ट, उसकी कॉपी बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना OBJ, ठीक है। चलो मैं अरे ही बना देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक अरे भी हो। अब मैंने अगर इसको स्प्रेड करना है ना, एक नई अरे बनानी है ना, तो एक तो ये तरीका है कि मैं फॉर एक मैप चलाऊं, ठीक है, और आपको पता है मैप आपको एक नई अरे रिटर्न कर देता है। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ OBJ2 इज इक्वल टू, अगेन मैं अरे का सेंटेक्स बनाऊंगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर मेरे पास आ गया और मैंने लिख दिया OBJ। अब उसने क्या किया, ये इसकी कॉपी बना दी। मैं यहाँ पर आपको कंसोल करवा के दिखा भी देता हूँ OBJ2 में, कंसोल डॉट लॉग, फिर इन दोनों का, इसमें एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा क्लियर, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू का। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ OBJ2, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 आ गया जो कि इधर स्टोर है। अब मैं एक और काम करता हूँ, ये अक्सर सिनेरियो आपको आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी याद रखिएगा, ये सिनेरियो अक्सर आपके पास आ जाता है OBJ1। मैं फिर इस सिनेरियो को समझाता हूँ कहते क्या है, सिंपल OBJ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, और OBJ1 में ना इस लाइन पे बता के मैं करता हूँ OBJ डॉट पुश, और इसमें मैं कर देता हूँ 4 पुश। एक चीज आपको मजे की दिखाता हूँ, यहाँ पर तीनों आ गए, ये मेरे पास आ गया OBJ, ये मेरे पास आ गया OBJ1, ये मेरे पास आ गया 2, ये मेरे पास आ गया OBJ3। सिमिलरली ये मेरे पास OBJ है, ये मेरे पास OBJ2 है, ये मेरे पास OBJ3 है। अभी देखिएगा कि मैजिक होगा। मैंने यहाँ पर OBJ के अंदर पुश किया है 4, सी द मैजिक। OBJ में क्या आ रहा है 1 2 3 4, OBJ2 में क्या आ रहा है 1 2 3, और OBJ3 में क्या आ रहा है 1 2 3 4। लुक द मैजिक। मजा आया ना इस बात को देख के? ये जावास्क्रिप्ट का जादू है, ये स्प्रेड ऑपरेटर का जादू है। मैंने आपको बताया था स्प्रेड ऑपरेटर हम किसी भी एग्जिस्टिंग अरे ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, इसकी कॉपी बनाई। जब कॉपी बनाई है ना, तो इट मीन ये वाली अरे नहीं रही, एक नई अरे है। कॉपी तो हमेशा नहीं होती है ना, आप किसी भी चीज की कॉपी करें तो वो एक्चुअल चीज तो नहीं होती, वो कॉपी होती है। वो इसमें से कॉपी स्टोर हुई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर OBJ का रेफरेंस स्टोर हो गया। ये अरे नहीं, अरे के अंदर जिधर भी पड़ी हुई है वो पड़ी थी, इधर होगा रेफरेंस स्टोर, ठीक है। अब जब आपने OBJ के अंदर कोई वैल्यू पुश की, ठीक है, अब यहां पर क्योंकि रेफरेंस स्टोर था तो OBJ3 के अंदर भी आपको इसी के अंदर जो भी वैल्यूज पड़ी हुई वो डिस्प्ले हुई। तो इस लाइन में जो आप कर रहे हैं ना असाइन, इसे कहते हैं पास बाय रेफरेंस या असाइन बाय रेफरेंस। ये रेफरेंस असाइन हो रहा है, जबकि ये पास बाय वैल्यू, इसमें वैल्यू साइन हो रही है। फंक्शन के अंदर भी आता है, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर कोई अरे पास कर दें, वो रेफरेंस के तौर पे जाती है, अगर वहां पर आप उसके अंदर कोई चीजें चेंज कर दें तो वो रेफरेंस के अंदर, मेन रेफरेंस के अंदर चेंज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर आपको आके ड्रॉ करके थोड़ा दिखा सकूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, हम कंसीडर करते हैं वो ABC, तो मेरे पास ये मेरे पास जो है ना वो O है, ठीक है। मतलब मेरा पहला ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी के अंदर ही, ठीक है, मैंने यहाँ पर B के अंदर O को इस तरह से स्प्रेड किया, डॉट डॉट डॉट। अच्छा ये नजर नहीं आ रहा होगा, एक मिनट, डॉट कलर तो बदल लो भाई, वाइट, ब्लैक, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैंने कर दिया B, ठीक है। अरे यार B, ठीक है, ये मैंने रे बना दी, और यहाँ पर सॉरी O, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सी के अंदर मैंने सिंपल O को स्टोर कर दिया। अच्छा, जब ये O बनेगा ना तो असल में मेमोरी के अंदर एक लोकेशन इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका रेफरेंस है 1 2 3,
अच्छा, अब जब ये बी बनेगा ना तो बी एक और मेरे पास वैल्यू बनाएगा, इसके अंदर जो भी इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्प्रेड कर रहा हूँ तो इसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं वो नई वैल्यूज बनेंगी और यहाँ पर वैल्यूज आके स्टोर होंगी। ठीक है, नई वैल्यू सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब हो रही होगी, अब हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी अभी? ओके। जी सर आप सही है। अच्छा, मैंने कहा मैंने ओ बनाया तो ओ ने एक मेमोरी लोकेशन बनाई, ये फॉर एग्जांपल ओ है, ये है मेरे पास बी, और यहाँ पर एक और मेमोरी लोकेशन बन जाएगी जो कि है सी। अब देखो ओ का फॉर एग्जांपल रेफरेंस है 1 2 3, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आपके, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी हुई है 5 6 और 7। बी को मैंने क्या किया, यहाँ पर स्प्रेड किया है, तो बी के अंदर यहाँ पर क्या आएगा, मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास फॉर एग्जांपल सी है, ये मेरे पास बी है, ठीक है, ये बी। अच्छा, अभी सिर्फ बी तक रहते हैं, बी में बी को स्प्रेड किया तो बी में आके सेव होगा 5 6 7, मतलब हर वैल्यू की कॉपी आगे इसमें स्टोर होगी, ये अरे है, इस तरह से नहीं सेव होती, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, सी इक्वल टू ओ, सी इक्वल टू ओ किया तो सी के अंदर बोला क्या होगा, ये रेफरेंस 1 2 3 स्टोर होगा, ये आके इसके अंदर स्टोर होगा रेफरेंस। अब कंसीडर करो मैंने ओ के अंदर कोई भी चीज बदल दी, ठीक है, ओ के अंदर मैंने क्या बदला, ओ के अंदर मैंने 8 ऐड कर दिया। जब मैं सी को एक्सेस कर रहा हूँ तो सी असल में किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो भी यही दिखाएगा ना जो इस मेमोरी लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो पड़ा हुआ है। जबकि जब मैं बी को कंसोल कर रहा हूँ ना तो बी अपनी वैल्यू दिखाएगा जो इसके अंदर पड़ी हुई है, तो इसलिए आपको ओ के अंदर और सी के अंदर वही वैल्यू नजर आ रही है जो ओ के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि जो सी के अंदर ओ का रेफरेंस पड़ा हुआ है। रेफरेंस मीन वो पॉइंट आउट इसी को ही कर रहा है, बार बार इसी एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है मेमोरी के अंदर। गॉट इट? इसे कहते हैं, ये है पास बाय वैल्यू, ये है या असाइन बाय वैल्यू, ये है असाइन बाय रेफरेंस। तो यहाँ पर रेफरेंस असाइन हुआ, यहाँ पर वैल्यू असाइन हुई। ये था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, ये स्प्रेड ऑपरेटर की आपको समझ आ गई। अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता इस तरह से, तो x डॉट वाई डॉट जी डॉट, ठीक है, अगर ये इस तरह से होता तो मैं इसको जब स्प्रेड करता तो मैं इस तरह से कर लेता, सिंपल, जिस तरह की डोनेशन है उस तरह से। और अब यहाँ पर क्योंकि पुश नहीं होगा तो मैं x डॉट ऑब्जेक्ट डॉट x कर लेता हूँ, और काम यहाँ पर भी वही हुआ है, x की वैल्यू में कर देता हूँ 9। अब मैं यहाँ पर जब कंसोल करूंगा तो ये देखें इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है 9 2 3, मतलब x के अंदर मैंने किया, और ऑब्जेक्ट 3 में भी 9 2 3, जबकि इसमें 1 2 3 आ रहा है क्योंकि वो शुरू में 1 2 3 था, उसकी कॉपी इसमें सेव हो रही है। ये स्प्रेड ऑपरेटर है। रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है वो भी सिमिलर ही है, बस उसका काम थोड़ा डिफरेंट है, और उसकी मतलब दिखने में ऐसा है वैसे बहुत डिफरेंट है। वो होता है फंक्शन में यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, कुछ लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक फंक्शन है उसमें कितने पैरामीटर्स आएंगे मुझे नहीं पता, तो मैंने उनको हैंडल करना है, मैं कैसे करूंगा। अब आप बैठ जाओगे, अच्छा ये तो अब मैं बताऊंगा ए बी सी डी ई एफ जी, मैं 15 कर दूंगा, वो कहेगा वो 16 आ जाएंगे, आप कहेंगे इतने तो आते ही नहीं है, मैक्सिमम इतने ही होते हैं, वो कहेगा नहीं 1 मिलियन आ सकते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यू है, क्योंकि उसे पता है इस चीज को हैंडल करने का एक तरीका है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन अगेन वही बना लेता हूँ एबीसी। रेस्ट ऑपरेटर भी होता है डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पैरम्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ पैरम्स को, ठीक है। अब मैंने पैरम को कंसोल कर दिया, यहाँ पर मैं एबीसी को कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल पास करता हूँ पहले 1, मैं मैजिक आपको दिखाता हूँ, ये देखे 1 आ गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर पास करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो भी मैंने कर दिया यार, रन करता हूँ, ये देखें रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करता है। ये रेस्ट ऑपरेटर अगेन ये बात याद रख लें, ये रेस्ट ऑपरेटर है, और जो पहले पढ़ा था वो स्प्रेड ऑपरेटर था। रेस्ट ऑपरेटर फंक्शन में यूज करता है डायनामिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स को यूज, आपको नहीं पता कितने पैरामीटर आएंगे, उनको डायनामिकली हैंडल करने के लिए आप रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हो। वो क्या करता है, जितने भी पैरामीटर्स आते हैं उनकी अरे बना देता है, देन आप उसको कंसोल करें, उसके ऊपर मैप चलाएं, उसके ऊपर फॉर ईच चलाएं, जो भी करना है आप कर सकते हैं।
और ये बड़ा, इसमें जो मैंने आपको बताया ना वो डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। पास बाय रेफरेंस या पास बाय वैल्यू क्या आता है, साइन बाय रेफरेंस से साइन बाय वैल्यू क्या होता है, सिनेरियो दे सकता है बना के आपको। ये सब के वही सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन हो गए हैं गायब, उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा खत्म। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जी? मीडियम ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम कंप्लीट करने वाले हैं, विच इज गुड। Spread set time out function, how does the set time out function work? How can you can cancel it? Okay. सेट टाइम आउट जो फंक्शन है ना वो बोला किस तरह से काम करता है। ये एक वेब एपीआई है, पहले ये बात याद रख ली, ठीक है। ये जब आप इसको चलाते हो तो जावास्क्रिप्ट का एक मैकेनिज्म है इवेंट लूप। इवेंट लूप क्या होता है उसको हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो बस ये इवेंट लूप में जाके क्यू में लग जाता है और फिर आप इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले वाले पैरामीटर के अंदर, ये यहाँ पर मैं बात कर रहा था, सॉरी, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले पैरामीटर के अंदर आप एक कॉल बैक पास करते हो और दूसरे पैरामीटर के अंदर टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद जो कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो, ये सेट टाइम आउट काम करता है, ठीक है। नाम से भी जाहिर है कि सेट टाइम आउट, एक सर्टेन टाइम के बाद ये चीज चले। अच्छा, और उसके बाद जो भी आपने फंक्शनलिटी की है वो परफॉर्म हो जाती है, तो ये इवेंट लूप के अंदर आके लग जाता है। क्वेश्चन ये कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ऐसे और रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जब भी आप एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाते हैं ना, उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। जिस तरह से सेट टाइम आउट है ना, उस तरह से एक फंक्शन होता है क्लियर टाइम आउट। तो आप क्लियर टाइम आउट के अंदर वो फंक्शन पास कर दें। अब उस फंक्शन के अंदर होता क्या है, उस फंक्शन के अंदर जो है ना वो आईडी पड़ी हुई होती है किसी भी फंक्शन की, सॉरी सेट टाइम आउट की, जो उसका रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस से कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ सेट टाइम आउट, और ये मेरे पास कॉल बैक फंक्शन है, इसमें मैं सिर्फ कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आफ्टर 2 सेकेंड, ज़्यादा टाइम है तो 2 सेकेंड को देने। अच्छा, यहाँ पर जो आपने टाइम देना वो मिली सेकेंड में नॉर्मली होता है, अनटिल अनलेस आप डिफाइन नहीं कर देते 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब इस तरह से करके 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो हम मिली सेकेंड में देते हैं। तो मिली सेकेंड में देने के लिए क्या 2000 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, आप देखेंगे ये 2 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पर रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। ये 2 सेकंड के बाद रिजल्ट नजर आया, स्क्रीन शेयर हो गई अब इंशाल्लाह। ये देखिएगा यहाँ पर 2 सेकंड मैंने रन कर दिया, दोस्त ये देखिए अब नजर आ गया आपको। अब आपने इसको क्लियर कैसे करना है, उसका तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पर कॉन्स बना के दे देता हूँ REF। अभी मैं सिर्फ आपको इस REF में कंट्रोल करवा के दिखाता हूँ होगा क्या, और यहाँ पर आपको एक और चीज भी नजर आएगी। मैंने बताया था ना जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड, उसका थ्रेड रुकता नहीं है, तो भी जरा चेक करिएगा। ये देखिए 1 फौरन नजर आ गया मेरे पास, ठीक है, और ये बाद में आया, ये इवेंट लूप से वापस आ रहा है, जबकि ये 1 है फौरन, क्योंकि वो इस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, फिर ये वाली लाइन साथ ही एग्जीक्यूट कर दी क्योंकि थ्रेड नहीं रुकता। अच्छा, तो ये मेरे पास कंसोल डॉट लॉग मैंने रेफ किया, रेफ में आया 1 है इस सेट टाइम आउट की आईडी। तो अगर मैंने इस सेट टाइम आउट को कैंसिल करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्लियर टाइम आउट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रेफ। अभी दोबारा एक जादू होगा, मैंने यहाँ पर किया 2 3 4 जितने मर्जी सेकंड कैलकुलेट करते रहें, आपके पास जो है वो सेट टाइम आउट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जावास्क्रिप्ट से उसने ये वाली लाइन चलाई, सेट टाइम आउट पेमेंट लूप में लेके गया, साथ ही मैंने ये वाली लाइन चला दी, उसने इसी लाइन के ऊपर उसको क्या कर दिया, कैंसिल भी कर दिया। अब क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है तो 2 सेकंड के बाद थोड़ी चलेगा, ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद चलेगा नहीं क्योंकि वो पहले ही कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये है क्लियर इसको कैंसिल करने का तरीका, और सेट टाइम आउट मैंने आपको वो दिखा भी दिया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप? फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप ये दोनों अभी आपको करके भी दिखा देते हैं, चलें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को आइटरेट नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली अरे को कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 10, y नाम से भी वैसे पता चल रहा है 20। मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ फॉर, इस तरह से इसको बताते हैं, ठीक है। लेट a इन ABC, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि दरम्यान में हम इन कीवर्ड लिखते हैं, इसे कहते हैं फॉर इन कीवर्ड, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं a को आपको रिटर्न करवा के दिखा देता हूँ, XY मेरे पास रिटर्न आ गया, ठीक है। इन मीन उसमें क्या है,
ठीक है। ए असल में आपकी की जो वैल्यूज वो आपके पास आ जाती है। जब मैं अभी इसको ऑफ करूंगा ना इस तरह से, तो अब आप चेक करिएगा मेरे पास क्या प्रिंट होगा। ठीक है, एक्स और वाई की। अभी ये एक्स और वाई मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कीज है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इन लिखूंगा तो क्या मेरे पास चीजें नजर आएंगी आपको। अरे फॉर इन, ओह सॉरी, माय बैड, वो तो मैं इधर चला ही नहीं सकता, वो सिर्फ अरे पे चलता है। जैसे यहाँ पर अगेन वही वाली बात, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10 एंड 20। फॉर ऑफ की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, हाँ यार सॉरी माय बैड, वही मैं कह रहा था 10 20। आई थिंक इसको ऑब्जेक्ट पे भी चला ही लेंगे, यस इसको ऑब्जेक्ट पे भी चला ही लेंगे। यार मेरा दिमाग इसमें इस टाइम थोड़ा सा जो है ना वो थका हुआ है, तो उसके लिए अगर मैं कोई भी गलती करूंगा तो माफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो नहीं चलेगा अगेन, सही है। फॉर इन लूप जो है ना वो हमारे पास ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए, फॉर ऑफ लूप हमारे पास अरे को इटरेट करने के लिए, ये सिंपल था, उसका डिफरेंस है। और इसका एक और भी क्वेश्चन होता है, काउंटर क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन पे ये पूछा जाएगा क्या हम ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि कर सकते हैं, या आप कहेंगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने कहना है कि नहीं कर सकते तो वो तो वैसे ही आंसर गलत है, तो आप कहोगे कि कर सकते हैं। अच्छा तो कैसे कर सकते हैं, फॉर इन लूप के थ्रू। इस पे एक और क्वेश्चन है जो मैं भी आपको बताता हूँ, वो कहेगा इसके अलावा कोई और तरीका है। यस, फॉर इन लूप के अलावा भी एक तरीका है ऑब्जेक्ट को इटरेट करने का, और वो है इनकी एक प्रोटोटाइप है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, फिर एक है ऑब्जेक्ट डॉट कीज। तीनों का मैं बता देता हूँ, वैल्यूज और कीज तो नाम से ही पता चल जाते हैं। फिर आपके पास है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज। ये तीन वेज हैं ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के। पहले वाले में आपको सिर्फ वैल्यूज की अरे मिलती है। अब ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज में आपको अरे मिल जाएगी, और आपको पता है आप अरे तो इटरेट कर ही सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स पास कर दूं तो जो आपके पास यहाँ पर आएगा 10 एंड 20 वैल्यूज में। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं एक्स, अच्छा ऑब्जेक्ट डॉट कीज में यहाँ पर आपने वो ऑब्जेक्ट पास भी करना है। अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपको अरे मिल जाएगी, उस अरे में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स एंड वाई, कीज है ना। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज में क्या मिलेगा, आपको अरे ऑफ अरेज मिलेगी। ठीक है, इस तरह से एक अरे बन गई। अच्छा अगर अरे बन गई तो अरे में पहले में क्या आएगा, एक्स और 10, मतलब फिर दूसरी अरे बनेगी, उसमें क्या बनेगा, वाई डॉट 10। अच्छा ये वाई हमेशा इस तरह से, वैसे वो स्ट्रिंग में होता है, ऐसे नहीं होता जैसे मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब एक्स यहाँ पर कीज है तो वो अरे ऑफ अरे बनाएगा, मतलब वो हर पेयर को पकड़ेगा, पेयर की की को हर पेयर को पकड़ के उसकी अरे बनाएगा। 0 इंडेक्स के ऊपर की हमेशा होती है और 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज होती है। अब क्योंकि ये तीनों आपके पास अरे ही रिटर्न करे, ये भी अरे रिटर्न करता है, ये भी अरे रिटर्न करता है, ये भी अरे रिटर्न करता है, तो आप इनको भी आइटरेट कर सकते हो। तो ये दूसरा वे है किसी भी ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने का। ठीक है, ओके अब हम वापस आ जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास खैर ये हमारे पास सारे क्वेश्चन जो हो गए वो कंप्लीट हो गए। आगे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर दूंगा, और उनके ऊपर मुझे लगता है कि एक सेशन हमें और करना पड़ेगा, अब वो हम बाद में कर लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं कोई 15 मिनट, और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। अच्छा वैसे मुझे बताएं, हाँ जुनेद ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, सो जुनेद से जो है ना वो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा, तो अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी हुई और निशान भाई ने अलाउ कर दिया तो हम एक और सेशन कर सकते हैं। अभी मैं अपनी स्क्रीन की प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूं और मैं यहाँ पर आता हूँ, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो देखता हूँ। अपने प्लीज हैंड रेज कर लें, मैं 1 बाय 1 पूछता जाऊंगा, जिसका भी क्वेश्चन होगा तो वो मुझे, मैं उसको पूछूंगा और वो मुझे नजर आते जाएंगे। हैंड रेज अभी सिर्फ 2 लोगों ने किया, जिसमें सबसे पहले हाकिम है। हाकिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना वो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर अटेंडीज हैं, तो हम इनसे पहले क्वेश्चन करते हैं। जी हाकिम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैं तकरीबन 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा रिएक्ट में ना, माशाल्लाह। तो
तो मेरा सर वो नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता ना, तो इसमें मुझे बहुत बड़ा इशू है। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को मतलब पढ़ना चाहिए, या उसके अलावा हमारे लॉजिक बन सकते हैं सर? यार जो लॉजिक बनाना होता है ना वो प्रैक्टिस से ही होता है। और प्रैक्टिस आप कैसे करते हो? आप डिफरेंट सिनेरियोज खुद से लेते हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। वो नहीं सही बनते, आप रिव्यू करवाते हो किसी से, आपके रिव्यू हो जाते हैं। अभी एक बहुत अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एआई है, आप अपने सॉल्यूशंस बनाएं जित जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। एआई को कहें यार इसको या सही नहीं बना, देखें क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम्स आपको बताएगी। आप उन प्रॉब्लम को रीड करें, दोबारा से ट्राई करें, डिफरेंट वेरिएशंस लेके आए, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। अब ये क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि अच्छा इतनी ज्यादा तो प्रॉब्लम मैं सोच भी नहीं सकता। सो देयर इज अ वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड लीड कोड। आप लीड कोड पे जाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे ना तो आपकी लॉजिक जो है ना लॉजिक बिल्डिंग स्किल आनी शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है वैसे यार, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये इंटरव्यू से रिलेटेड है। खैर मैं आपको शॉर्ट और जी प्रिसाइज आंसर दे देता हूँ। जी सर। उसके बाद ऐसा किसी क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं करूंगा, बाद में करेंगे, या वो आप ग्रुप्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, उसका ये तरीकाकार है होता है कि आप जब भी किसी प्रॉब्लम को देखा तो उस प्रॉब्लम को आपने फौरन से एज अ होल प्रॉब्लम नहीं सोचना, आपने उसको जो है ना वो क्या करना है, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, अगेन वही टॉप डाउन डिजाइन, डिवाइड एंड कॉन्कर, आपने ये वाला काम करना होता है। आपको कोई कहता है यार मुझे जो है ना एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर दे, तो सबसे पहले आपके माइंड अच्छा क्या होते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो प्लस करे, फिर मल्टीप्लाई करे, फिर डिवाइड करे। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो उन सारे फंक्शंस को कॉल करेगा और मुझे सोल्यूशन जो है ना वो दे देगा। अब आप सम का अलग, पहले सम करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर आप उसको जो है ना वो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन वो करोगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। ठीक। कभी भी आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ नहीं भागना, आपने उसके स्टेप्स पे जाना है। हमेशा जब आप स्टेप्स पे जाते हो, प्रोसेस में जाते हो, चीजें ऑटोमेटिकली आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं। ठीक। सर दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि बाद लोग मुझे कहते हैं कि आपको मतलब डेटा स्ट्रक्चर मतलब कम है, आप मतलब उसको पहले पढ़ ले सीख ले, उनके बाद आपकी लॉजिक बन जाएगी और एल्गोरिथम फॉलो करना चाहिए। सर क्या ऐसा होता है, वो होना चाहिए सर? देखो एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए। अगेन अगर आप उनको सिर्फ पढ़ोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे और डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, डिफरेंट सिनेरियोज में से गुजारोगे नहीं, तो वो हमेशा आपकी जो है ना वो एक थ्योरेटिकल लर्निंग तो रहेगी, इम्प्लीमेंटेशन के बगैर तो कुछ नहीं है। तो आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जैसे जैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजों के जो है ना वो सोल्यूशन मिलते जाएंगे, ठीक है। और आपकी ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है ना स्किल हमेशा बढ़ती जाएगी। तो ठीक। उनकी लर्निंग के लाजमी करनी है और साथ में उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। है। यूट्यूब पे भी देखा है कि ऑर्डर था कि लेटर कॉस्ट होस्ट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ टी डेड टी डी जी दे आर नॉट एक्सेसिबल बिफोर डिक्लेरेशन। ओके यस, ये अहद अली का एक अच्छा आंसर है। इसने बिल्कुल सही बताया है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। आई एग्री विद दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अमानुल्लाह। जी सर, वो मैंने ये पूछना था कि जब हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं और उसके लिए एसिंग का वेट लगाते हैं या फिर उसके लिए हम देन एंड कैच लगाते हैं, तो हाँ एसिंग का वेट जब लगाते हैं तो वेट क्या करता है कि थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। देन एंड कैच पे वो क्यू में जाते हैं और वहाँ से फिर एग्जीक्यूट होते हैं, थ्रेड ब्लॉक नहीं होता। क्या इसी तरह का सीन होता है? अच्छा, थ्रेड तो वैसे ब्लॉक होता ही नहीं है, मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दिखा दी, ठीक है। थ्रेड नहीं ब्लॉक होता, थ्रेड हमेशा एग्जीक्यूशन पे चलता है। हाँ, जब आप एसिंग का वेट में जाते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एसिंग बना रहे होते हैं, फिर आप उसको जी वेट करवा देते हैं, तो विद इन दैट स्कोप ऑब्वियसली थ्रेड आपका उस लाइन पे जाके ब्लॉक होगा, ठीक है। क्योंकि उसने पूरे ओके। फंक्शन को ये सिंक्रोनस फंक्शन बना दिया, उसको डिफरेंट वे में डील करेगा पूरे फंक्शन को। बाकी आपकी जितनी भी लॉजिक है वो सारी एग्जीक्यूट उसी थ्रेड के अंदर ही होगी, क्योंकि थ्रेड नहीं ब्लॉक
होता जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली, उसके एग्जीक्यूशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो नहीं ब्लॉक होगा। ठीक है, मतलब वो जब अवेट लगाएंगे तो फिर उसी लाइन के लिए वो थ्रेड जो है वो उसको पेंडिंग में रखेगा, बाद में चला देगा। उस लाइन के लिए तो रखेगा ही, उस पूरे फंक्शन के लिए। आपने जब किसी फंक्शन को एसिंक के साथ डिक्लेयर कर लिया तो आपका एसिंक्रोनस फंक्शन बन गया, जो नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंटली बिहेव करेगा। मतलब वो सिर्फ ये नहीं कि आपने एसिंक का कीवर्ड बनाया और फिर अवेट लगा दिया, उसकी एग्जीक्यूशन भी फिर डिफरेंट हो जाती है। सही है। और देन एंड कैच में फिर वो जो है वो जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो क्यू के हाँ, जरिए वो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद ये है कि जब हम एसिंक का वेट लगाते हैं तो फिर उसके साथ हमें ट्राई कैच को भी इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि जब प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तो एरर थ्रो कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बल्कि ये ही बेस्ट प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, रिकमेंडेड प्रैक्टिस है ट्राई कैच लगाने की। लेकिन अगर आप नहीं भी लगाओगे तो आपका फिर भी ऐसा नहीं है कि वो चलेगा नहीं। अगर तो वो रिजॉल्व होगा तो फिर तो ठीक है। हाँ, अगर वो रिजॉल्व नहीं होगा ना तो आपकी बस एप्लीकेशन क्रैश होगी और ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ हाँ। नहीं है। तो इसके लिए ये ट्राई कैच को इंक्लूड करना जरूरी है या कोई और भी सोल्यूशन है अगर हम नहीं, एसिंक का ट्राई वेट कैच लगाएं सिर्फ तो? अगर आप एसिंक वेट कर रहे हैं तो सिर्फ ट्राई कैच। सही है, चलें ठीक है। और जी जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरे मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तो जी एक सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, और दूसरे हमारे पास एक सिंक्रोनस जो प्रोग्रामिंग की सर जी प्रोमिसेस इसे के वेट कर जाहिद, ऐसा है कि जो है ना, सरगोशियां सुनना मेरा काम है नहीं असल में। मुझे सरगोशियां सुनाई नहीं देती, तो आप जरा ऊंची आवाज में बोलें। ठीक खाना है शाना सर। खाया आपने? जी सर, खाना खा लिया है लेकिन तो प्रोजेक्ट पे फिर काम कर रहा था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप इजी होकर ऊंची आवाज में बोलें, सबको पता चले कि जाहिद बोला है। जी जी ठीक है सर जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक हमारे पास सिट टाइम आउट हो गया, सिट इंटरवल हो गया, इनके अलावा हमारे पास सिंक्रोनस और प्रोग्रामिंग है। तो सर जी इसमें सबसे पहले कौन सा हमारे पास इसका आउटपुट डिस्प्ले होते हैं सर जी? टास्क व्यू जो हमारे पास है सबसे पहले ये जब थ्रेड में जाते हैं सर जी वहां पे, तो कौन सा सबसे पहले आउटपुट मिलते हैं इन दोनों? बहुत अच्छा सवाल है, रिपीट करें सवाल। क्योंकि मुझे सवाल जो है ना वो सुनाई नहीं दिया। सर जी अभी भी आवाज स्लो है। हाँ तो सर जी सबर करो जस्ट अभी ठीक हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। आपकी आवाज इतनी मुझे मेहदी हसन की आवाज लग रही है। ठीक ठीक। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास सिट टाइम आउट हो गया, सिट इंटरवल हो गया, जी और जी एक इसके अलावा सर जी हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है जिसे जी, बिल्कुल प्रोमिसेस बिल्कुल कॉल ये हो गए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें सर जी सबसे पहले किसका आउटपुट हमारे पास जनरेट होता है सर जी? अच्छा अच्छा, इसके ना एक तो आंसर बड़ा सिंपल है, जो पहले रिजॉल्व हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये simple, हाँ। नॉर्मल जो आपका होता है ना, जो प्रोग्रामिंग, उनके अलावा ये जितने भी इवेंट्स होते हैं इवेंट क्यू में चले जाते हैं, इवेंट लूप की। ठीक है, तो फिर इनमें जो जैसे जैसे रिजॉल्व होता जाता है उसका आंसर आता जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सेट टाइम आउट है, आपने उसका 2 सेकंड टाइम रखा हुआ था, और सेट इंटरवल है, आपने उसका टाइम 6 सेकंड रखा हुआ था, और आपका जो एक प्रॉमिस है वो 1 सेकंड के अंदर रिजॉल्व होगा, चाहे वो थर्ड लाइन के ऊपर था। तो वो सबसे पहले आपके प्रॉमिस का आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा, फिर आपको आपके सेट टाइम आउट का रिजल्ट नजर आ जाएगा, फिर आपको आपके सेट इंटरवल का रिजल्ट नजर आ जाएगा। जी बिल्कुल सर जी, लेकिन इसका एक दोस्त ने मुझे ये भी बताया था कि एक हमारे पास माइक्रो टास्क क्यों होता है टास्क और होते हैं एक और एक हमारे पास मैक्रो टास्क होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। तो इसमें जो हमारे पास सर जी सेट टाइम आउट सेट इंटरवल ये हो गए तो ये माइक्रो टास्क क्यों में आ जाते हैं, तो ये जब इसके हम अलावा इंशाल्लाह जो है ना इवेंट लूप को डिस्कस करेंगे ना, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें, मैक्रो टास्क, माइक्रो टास्क, इवेंट क्यों में लगते हैं, कौन पहले चलता है कौन बाद में चलता है, हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह होगा, इवेंट लूप इसलिए मैंने आगे रखा हुआ।
ठीक है, थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर जी मेरा कि बाज़ औक़ात सर जी सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले ये कहते हैं कि ये कल्चर रिलेटेड नहीं है सर जी, तो ये हमारे लिए फिर बहुत बड़ा मसला बन जाते हैं सर जी। क्या आउट कल्चर ऑफ रिलेटेड नहीं है? टॉपिक सर जी, बेसिकली हम KPK से है, तो हाँ जब हाँ। इस्लामाबाद या लाहौर वगैरह हम अप्लाईज करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए, तो वहाँ हमें ये जवाब मिलता है कि ये हमारा कल्चर रिलेटेड नहीं है, तो इसको नहीं रख सकते। अच्छा, अगर तो किसी ने ये बोला है तो बताइएगा, हम इकट्ठे चलेंगे उससे बात करने। ठीक ठीक है, उसको जाके बताएंगे। असल में ये बात नहीं होता, क्या है कि कल्चर रिलेटेड बात थी। आप KPK से हैं अभी, और उनको बंदा चाहिए तो जो ऑन साइट उस जगह पे मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा इस्लामाबाद में है तो उनको चाहिए वो बंदा इस्लामाबाद में हो। अगर कोई बंदा लाहौर में हायरिंग कर रहा है तो वो ये चाह रहे हैं कि कोई बंदा लाहौर में हो, ठीक है। उसकी रिहाइश यहाँ पर, उसकी रीजन बोला क्या होती है, क्योंकि वो ताकि उनको बंदा जो रेडिली अवेलेबल मिल जाए, उसको माइग्रेट करने में प्रॉब्लम ना हो, उसको और बहुत सारी प्रॉब्लम हो, तो वो प्रायोरिटाइज इस तरह से करते हैं। हाँ, अगर आप लाहौर में रहते हैं, इरिस्पेक्टिव आप वैसे KPK से हैं या कहाँ से है, तो वो इस चीज़ को इतना जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। हाँ, अगर यार आपका अगर स्किल अच्छा है ना, तो अगेन मैं लास्ट टाइम ये बात की, तो डजेंट मैटर आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं। हाँ, ये कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस की प्रायोरिटीज होती हैं, और वो प्रायोरिटीज इसलिए नहीं बिल्कुल होती कि आप KPK से हैं। लाहौर में बहुत सारे ऐसे हैं जो लाहौर के दूसरे शहरों में अगर लोग रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, उकाड़ा में, वो नहीं रखते, क्योंकि उस टाइम उनको बंदा वो चाहिए होता जो लाहौर में मौजूद हो। ठीक है, सो दैट इज द ओनली रीजन। वो और कोई प्रॉब्लम नहीं थैंक यू सर जी, बस ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लाहौर की तरह। है। ओके, नहीं नहीं, थैंक इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन है जी? नेक्स्ट है आमिर। यस, आमिर। आमिर भाई, कैसे हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा क्वेश्चन था कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है? जो शैलो कॉपी होती है, जो स्प्रेड ऑपरेटर से अभी मैंने किया था, वो शैलो कॉपी थी। ठीक है। डीप कॉपी क्या होती है? शैलो कॉपी में क्या होता है कि अगर कोई नेस्टेड एलिमेंट्स पड़े हुए ना, उनकी कॉपी नहीं होती, वो मेजर एलिमेंट्स की कॉपी कर देता है। और करके दिखा देता हूँ यार तुम लोगों को। मैं स्क्रीन जरा शेयर कर लूँ, समझाना जो है ना थोड़ा, तुम लोग देख के समझोगे। फॉर एग्जांपल अगेन, ये कॉन्स्ट ए मेरे पास एक वेरिएबल है, अरे है फॉर एग्जांपल, मैंने किया 1 2 3 4 कर दिया। ये मैंने किया b इज इक्वल टू, बल्कि नॉट लाइक दिस, मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अरे में भी हो जाता है, वैसे मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ। x इज इक्वल टू 2 है, और y इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ अगेन एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मेरे पास ABC 10 है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर b करता हूँ, b इज इक्वल टू कॉन्स्ट b इज इक्वल टू, ये मैंने कर दिया a। ये मेरे पास हो गई शैलो कॉपी। ठीक है। और अगर मैं इसको डीप कॉपी करना है, तो उसका जो एक तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, वो ये है। आप क्या करो, कॉन्स्ट c इज इक्वल टू, मैं पहले क्या करूँगा, a को करूँगा, किसी भी आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट को, जो जेसन है, उसको स्ट्रिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो। उसका तरीका ये होता है जेसन, अरे यार, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मैंने ए कर दिया। अब इसको वापस आप जो आपकी जेसन बनेगी ना, आप इसको उसमें भी कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं, दोबारा इसको कन्वर्ट कर सकते हो जेसन में। अभी ये स्ट्रिंग बन जाएगी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसलिए मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, डी, कंट्रोल डी, और इसको मैं करता हूँ जेसन डॉट पार्स सी। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों काम मैंने कर लिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज करके दिखाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर, इससे पहले कर लूँ, इसके बाद कर लूँ, डजंट मैटर। a डॉट एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है। और फिर a डॉट वाई डॉट, मैं कर देता हूँ d। d पहले नहीं है ना, अभी मैंने डाला है उसके अंदर, और इसमें मैं कर देता हूँ कोई स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, टेस्ट।
अब मैं कंसोल करता हूँ सारी चीज़ों को। अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको वैसे ही समझ आ जाएगी देख के शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। बट ये मैंने ए पहले दफ़ा प्रिंट करवा दिया, दूसरी में मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, बी प्रिंट करवा दिया, तीसरी में मैंने सी प्रिंट करवा दिया, यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग नजर आएगी, और ये मैंने प्रिंट करवा दिया डी। मुलाहिजा हो एरर, जेसन जो डॉट स्ट्रिंगीफाई जो है ना, अरे स्ट्रिंगीफाई। तुम कब आए? सबसे पहले हम ही आए। अच्छा जी, हाँ ये देखते अब क्या हुआ, मैं यार क्लियर कर लूँ। यहाँ से देखते हैं ये ए है, ए एक्स में 10 पड़ा हुआ है, बी में एबीसी और टेस्ट पड़ा हुआ है। बी को देखो हालांकि मैंने कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो दूसरे में मैंने बी में भी अगर आप देखोगे ना तो एक्स में तो 2 ही पड़ा हुआ है, लेकिन वाई के अंदर 10 के साथ टेस्ट आ गया, ठीक है। ये क्यों आया? शैलो कॉपी हुई थी, मींस उसने इसकी तो कॉपी बना दी, अंदर के ऑब्जेक्ट की कॉपी नहीं बनाई, उसका रेफरेंस ही स्टोर कर दिया, ठीक है। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये हमारे पास अगेन वही नॉन परमिटिव जो है ना वो परमिटिव नॉन परमिटिव वाला कॉन्सेप्ट भी एक आ जाता है यहाँ पर। इसकी कॉपी नहीं बनेगी, इसका रेफरेंस होगा और वो रेफरेंस ही आ जाएगा, मतलब वाई बनेगा और वाई में रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, बी के वाई में भी रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिंगीफाई कर दिया, तो ये पूरी स्ट्रिंग बन गई। अब स्ट्रिंग आपको पता है, हमने कल ही पढ़ा है, एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने इसको दोबारा जेसन डॉट पास कर दिया। ये फंक्शन क्या करता है, कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर जेसन हो, वो उसको दोबारा जेसन में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर वो जेसन बन गई दोबारा से। अब क्योंकि ये नई जेसन है, ये स्ट्रिंग से जेसन बनी है, तो इसका उस पहली वाली से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शैलो कॉपी हुई। इसमें ना तो एक्स चेंज हुआ और ना ही वाई चेंज हुआ। ये डिफरेंस होता है शैलो कॉपी और डीप कॉपी में, कि शैलो कॉपी सिर्फ अंदर की जो परमिटिव वैल्यूज होती हैं उनकी कॉपी करती है, जबकि जो शैलो कॉपी होती है वो जो नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज होती हैं अरे ऑब्जेक्ट, उनकी भी कॉपी कर देती है। और ये तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है सर। और आपको आंसर भी मिल गया और तरीका भी। जी सर। अच्छा, ये अक्सर लोग करते हैं, ये तीनों लाइनें इस तरह से बना के आपको बताते हैं, बताएं पहले इनमें क्या कंसोल होगा, तो आउटपुट आपने बतानी होती है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ही आप आउटपुट बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है जी हाफिज उमैर। जी हाफिज उमैर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? सर। सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या फ़र्क है? गुड। सेट टाइम आउट जो है ना वो सिर्फ एक ही दफा चलेगा। आपने टाइम आउट लगाया 1 2 3 जितने भी जी सेकंड, उतने सेकंड के बाद चल जाएगा, दैट्स इट। सेट इंटरवल नाम से पता चल रहा है, वो आप एक इंटरवल सेट कर देते हो, वो बार बार चलता रहता है, वो रिपीट होता रहता है। मतलब आपने 2 सेकंड लगाया तो उसके अंदर आपने जो भी फंक्शन बनाया था ना, वो हर 2 मिनट के बाद चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये डिफरेंस है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में। जी सर, थैंक यू। प्रॉब्लम जी। किसी और का क्वेश्चन है? कुछ चैट में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं तब तक वो देख रहा, किसका क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं चैट में देख रहा हूँ अगर इधर कोई क्वेश्चन हो। इधर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सर काइंडली शेयर दीज इंटरव्यू क्वेश्चन। यार मैं शेयर कर ही देता हूँ। जुनेद, मैं ना आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करता हूँ, इन्हें ना आप एक काम करना, कंट्रोल सही करके ये मैं चैट में आपको भेज रहा हूँ। अरे ये तो पहले ही 10 आए, बाकी किधर चले गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 1 2, अच्छा फिर मैं काम करता हूँ, मैं जुनेद ग्रुप में शेयर कर आपको, दे सर। हाँ मैं आपको ना व्हाट्सएप कर दूंगा, जी सर। ग्रुप में शेयर कर दूंगा और उधर से फिर आप आगे फॉरवर्ड कर देना। अच्छा सर, सर ये छोड़ना मत, ये इंटरव्यू वाली कंप्लीट होना चाहिए सर, अगर सेशन दोबारा रख लेते हैं ना। नहीं छोड़ते यार, और बताएं। इंशाल्लाह ठीक है सर, मैं बड़ा वेट कर रहा था इसका सर, क्योंकि अक्सर मैं इसमें कटिया खा चुका हूँ सर इंटरव्यू में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर। आपको बाकी चाहिए कि आपको एक चीज चाहिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, पिछला इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट वाला तो जरूर देखें, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उससे पिछला इंटरव्यू एक हुआ था, वो जी सबसे ज्यादा जरूरी है, वो लाजमी जाके देखें। वो आपका जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, आपकी साइकोलॉजिकल, आपको मेंटली तौर पर टेक्टिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स सारी वो हैं, तो वो लाजमी देखिएगा। निशान भाई का इंटरव्यू है तो वो आप लाजमी जाके देखिएगा। ठीक।
ठीक है, इसी ठीक है। का बाकी सर रिजल्ट। ये प्रैक्टिकली काम बंदा कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू ऐसी होती है ना, बंदा फंस जाता है उसमें, तो बड़ा कोई लूज हो जाता है, उनकी कोई बात जो नहीं, कॉन्फिडेंस आप है लूज हो जाती है सर। यूट्यूब का लिंक शेयर कर दें, मेरे ख्याल में ऑलरेडी किया हुआ है डेव वीकेंड्स के नाम से। यार आप सिंपल जाएं यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पे ठीक, जाके लिखें डेव वीकेंड्स, ठीक है, ठीक, तो ठीक है आपको सर, मिल जाएगा। ठीक है सर। सही है हाफिज सर, उमर, इंशाल्लाह। किसी और बंदे का कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ऑल गुड, जबरदस्त। तो ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फॉर इन फॉर ऑफ अरे का लिए सेम चलेगा? क्वेश्चन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फॉर इन फॉर ऑफ अरे का क्या सर है? वो अरे के चक्कर में ना ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ना हो, अरे के सीन में फॉर ऑफ और फॉर इन का डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, वो मैंने वैसे बता दिया, जो फॉर इन है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, फॉर ऑफ जो है वो आपके रे के ऊपर अप्लाई होता है, सिंपल, इजी और रख लीजिए। फॉर ऑफ जो है वो अरे के ऊपर अप्लाई नहीं होगा इसी तरह। फॉर ऑफ अरे पे अप्लाई होता है मेरे दोस्त। नहीं, फॉर इन, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। तो यही क्वेश्चन था वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेहतरीन, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी शेयर करते हैं। विच डिस्क्रिप्शन? अली रजा, कौन से डिस्क्रिप्शन में कर दें शेयर? अच्छा ठीक है। हाँ, ये YouTube की जो प्लेलिस्ट है, इसमें जब ये अपलोड होगा तो उसमें क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक वाले में बेसिक, अभी मीडियम डिस्कस किए हैं तो उसमें मीडियम, ओवरऑल सारे क्वेश्चन आपको अलग से व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट सेशन है वो अभी देख लेते हैं कब अवेलेबिलिटी या कब हमें टाइम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्केड्यूल कर लेंगे। होपफुली इस वीक में जो कमिंग वीक आ रहा है उसी में ही हो जाएगा कंप्लीट आपकी ये वाली सीरीज। तो जैसे ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम देखेंगे फर्दर, और भी बाय द वे वो चलते रहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा जिन जिन लोगों ने डेव वीकेंड्स का डिस्कॉर्ड का चैनल भी है तो वो भी आप ज्वाइन कर लें, उस पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं, हमारे ग्रुप से वो भी ज्वाइन कर लें, उधर भी अपडेट्स आती रहती हैं, तो कंटिन्यूसली आप जो है ना वो कर सकते हैं। और जो यूट्यूब का चैनल है वो भी सब्सक्राइब भी कर लें, आपको पता चलता रहेगा नई नई जो भी हमारे वहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड जितने भी इंटरव्यूज क्वेश्चन है इसको अच्छी तरह से याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें। अल्लाह हाफिज़।